इवनिंग टू ऑल, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। बंधु बांधव भगतजनों, एक्सीलेंट अतुल, बहुत बढ़िया। गोविंद शर्मा, राधे राधे। चलो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर। द टॉपिक ऑफ एएनसी, एंटीनेटल केयर। तो सुबह के लेक्चर में हमने पढ़ा वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में, वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे कि अगला रोल है नर्स का एएनसी के दौरान, अगला रोल है एनीमिया के को डिटेक्ट करना, है ना। एनीमिया को डिटेक्ट करना, बोलो यस और नो। एनीमिया को डिटेक्ट करना, और आप कह सकते हो कि अगर पॉसिबल ट्रीटमेंट करना, यानी जब आप सीएचओ बन जाओगे, सब सेंटर पे आपको पोस्टिंग हो जाएगी या पीएससी पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो आपको हीमोग्लोबिन हर बार मेजर करवाना है। जब भी क्लाइंट जितनी भी विजिट के लिए आए तो हर बार हीमोग्लोबिन मेजर करना है। यस और नो, आपको हर बार हीमोग्लोबिन मेजर करवाना है। तो एनीमिया को डिटेक्ट करना एंड डिटेक्शन के साथ साथ आप कह सकते हो यानी डायग्नोस लगाना, और साथ ही साथ प्रोवाइड पॉसिबल केयर, जो भी केयर हो, है ना, प्रोवाइड केयर प्रोवाइड करना। तो ये हमारा अगला रोल, ये हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम जस्टिशियल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लेक्चर में। एनीमिया एम्स में भी आया था, यानी 2018 और 19, यस 2019 में एनीमिया। व्हाट इज एनीमिया? कि एनीमिया की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ या एनीमिया बोलूँ, तो एनीमिया की डेफिनेशन बोलूँ, सबसे पहले तो नॉर्मल औरत में जो हीमोग्लोबिन का लेवल रहता है वो 11 ग्राम % से ज्यादा रहता है। जो नॉन प्रेग्नेंट औरत है, बल्कि मैं तो बोलूंगा उसमें 14 तक रहता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर नॉन प्रेग्नेंट औरत की बात करूं, फॉर एग्जांपल नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, तो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में 14 ग्राम % के आसपास है नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल। बोलो यस और नो। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का, इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहता है, बोलो यस और नो, वो 14 तक रहता है। आप कह सकते हो 14 ग्राम %। इसको 3 तरीके से आप लिख सकते हो। 14 ग्राम % भी लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका लिख सकते हो आप 14 ग्राम पर डेसीलीटर, और 1 डेसीलीटर में 100 ml होते हैं। तो तीसरा तरीका है 14 ग्राम पर 100 ml। तो 3 तरीके से आप लिख सकते हैं। तो नॉर्मली 14 के आसपास रहना चाहिए। अगर कोई हेल्दी वुमेन है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, तो ये अच्छा माना जाता है कि हाँ उसके एनीमिया के चांसेस कम है। बोलो यस और नो। पर प्रेग्नेंट वुमेन में फिजियोलॉजिकल आप कह सकते हो हीमोडाइल्यूशन होता है। हीमोडाइल्यूशन का मतलब खून पतला होता है, प्लाज्मा का लेवल बढ़ता है ना। आप कह सकते हो कि जो ब्लड में पानी होता है, प्लाज्मा, वो उसका लेवल बढ़ता है, तो हीमोडाइल्यूशन होता है। तो 14 से आप ये मान के चलिए कि 13, 12, 11 तक आ ही जाता है या आ सकता है, तो पर उसको हम एनीमिया नहीं बोलेंगे। 13, 12, 11 तक आ सकता है, आ ही जाता है, पर हम उसको एनीमिया नहीं बोलेंगे। बोलो यस और नो। तो 14 से कम होके 13 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, चलो इतना चलता है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल हीमोडाइल्यूशन होता है। हीमो यानी ब्लड, डाइल्यूशन यानी पतला होना, खून पतला होता है। तो अगर प्रेगनेंसी में एनीमिया की मैं बात करूं कि प्रेगनेंसी के दौरान पहले मैं नॉर्मल लेवल की बात करूं, तो प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल, बोलो यस और नो, इन प्रेगनेंसी नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल आपका कितना रहता है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहता है आपका 11 से 14 के आसपास। बोलो यस और नो। और इतना ही रहना चाहिए, 11 to 14 ग्राम % या ग्राम पर डेसीलीटर या पर 100 ml। 100 ml ब्लड में 11 से 14 ग्राम के आसपास हीमोग्लोबिन लेवल रहता है नॉर्मल। पर अगर मैं एनीमिया की बात करूं, तो एनीमिया की अगर मैं बात करूं बंधु और बांधव भगतजनों, तो एनीमिया का मतलब है ये हीमोग्लोबिन लेवल अगर 11 से कम हो जाए, यानी 10 या 10 से कम हो जाए, तो अब डेफिनेशन क्या बन गई? अगर प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन लेवल 10 ग्राम % से कम हो जाए, हीमोग्लोबिन लेवल, बोलो यस और नो, हीमोग्लोबिन लेवल 10 ग्राम % से कम हो जाए, लेस देन 10 ग्राम % या पर 100 ml, तो हम उसको एनीमिया बोल सकते हैं। 10 ग्राम % या पर डेसीलीटर या पर ml 100 ml हो जाए, उससे कम हो जाए तो हम एनीमिया बोल सकते हैं। या
आरबीसी का लेवल 3.2 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब उससे कम हो जाए। आरबीसी का लेवल अगर लेस देन 3.2 मिलियन, मिलियन का मतलब आप लगा सकते हैं, बोलो यस और नो। 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लेना 1 मिलियन में, तो 3.2 इंटू 10 लाख, तो लगभग आप कह सकते हो 32 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। यानी 1 मिलीमीटर क्यूब का कोई बर्तन है जिसका वॉल्यूम 1 मिलीमीटर क्यूब है, तो अगर आप 1 मिलीमीटर क्यूब, कैसे होता है 1 मिलीमीटर क्यूब, एक बर्तन लें यानी क्यूब के आकार का, बोलो यस और नो, घन के आकार का, जिसके अंदर, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अगर 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर है, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा आप कह सकते हो कि समोर अदरवियर है ना, वॉल्यूम आएगा तो आपका 1 मिलीमीटर क्यूब आएगा। तो अगर 1 मिलीमीटर क्यूब आप ब्लड लेते हैं तो उसमें 3.2 मिलियन या उससे कम होनी चाहिए। नॉर्मली 4 से 6 पाए जाते हैं, 5 मिलियन नॉर्मल होता है, 4 से 6, पर अगर ये 3.2 से कम हो जाए और हेमेटोक्रिट लेवल या पैक्सेट वॉल्यूम, हेमेटोक्रिट लेवल या पैक्सेट वॉल्यूम अगर 32% से कम हो जाए, नॉर्मली 38 से 42% होता है औरतों में, नॉन प्रेग्नेंट औरतों में जो हेमेटोक्रिट की वैल्यू है पैक्सेट वॉल्यूम की है वो 38 से 42 होती है, पर अगर ये हेमेटोक्रिट वैल्यू पैक्सेट वॉल्यूम अगर 32% से कम हो जाए, बोलो यस और नो, 32% से कम हो जाए, तो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि ये एनीमिया है, बोलो यस और नो, इसको हम एनीमिया बोल सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट आई वांट टू से यू, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपकी एनीमिया की डेफिनेशन हुई प्रेगनेंसी। डेफिनेशन याद रख लेना, अगर हीमोग्लोबिन का लेवल, अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 10 ग्राम पर 100 ml से कम हो जाए या आरबीसी का लेवल 3.2 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब से कम हो जाए या हेमेटोक्रिट या पैक्सेट का वॉल्यूम परसेंटेज या कंसंट्रेशन 32% से कम हो जाए, वी कैन कॉल दैट द प्रेग्नेंट लेडी इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, प्रेग्नेंट लेडी एनीमिया से सफर कर रही है। तो मेरा आज का टॉपिक है, जो लेट आए मैं एनीमिया चालू करने वाला हूँ या एनीमिया चालू कर चुके हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन 14 ग्राम% होता है और प्रेगनेंसी के दौरान ये नॉर्मल वैल्यू 11 से 14 ग्राम % या पर 100 ml हो सकती है। बार बार बोल रहा हूँ, परसेंट बोलो, पर 100 ml बोलो या पर डेसीलीटर बोलो, एक ही बात, बोलो यस और नो, तो आप कह सकते हो। और एनीमिया की डेफिनेशन आपकी क्या हो गई, एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज डिफाइंड एज हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 10 ग्राम पर 100 ml और आरबीसी की वैल्यू 3.2 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब और हेमेटोक्रिट पैक्सेट वॉल्यूम 32% या उससे कम हो, आप कह सकते हो, यू कैन कॉल इट एनीमिया। अब देखो भाई, एनीमिया को जो 2019 में एम्स में पूछा गया था और ऑफ कोर्स आपके सीएचओ एग्जाम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एनीमिया तो आपको आना ही चाहिए, हीमोग्लोबिन नापना तो आना ही चाहिए और एनीमिया का डायग्नोस लगाना तो आना ही चाहिए। क्या पूछा गया था कि एनीमिया का क्लासिफिकेशन है कैटेगरीज, बोलो यस और नो, एनीमिया की ग्रेड या आप कह सकते हो समोर अदरवियर या क्लासिफिकेशन। तो एनीमिया को आप 3 ग्रुप में बांट सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस फिजियोलॉजिकल एनीमिया, पैथोलॉजिकल एनीमिया, दैट आई टीच ऑलमोस्ट 1 आवर और मोर ड्यूरिंग क्लास, पर फिलहाल इतना बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एनीमिया है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, या आप कह सकते हो, तो 3 ग्रुप में बांट सकते हो। पहला माइल्ड, माइल्ड का मतलब क्या है, माइल्ड का मतलब क्या है समोर अदरवियर, माइल्ड, माइल्ड का मतलब क्या है समोर अदरवियर, कि अगर हीमोग्लोबिन लेवल 8 से 10 के बीच में है तो उसको माइल्ड एनीमिया बोलते हैं। अगर हीमोग्लोबिन लेवल 8 से 10 ग्राम% के बीच में, वी कॉल इट माइल्ड एनीमिया, उसको माइल्ड एनीमिया बोलते हैं। जबकि अगर मैं मॉडरेट एनीमिया की बात करूं तो मॉडरेट एनीमिया का मतलब क्या हो गया, अगर हीमोग्लोबिन लेवल 7 से 8 ग्राम% है, वी कैन कॉल इट मॉडरेट एनीमिया। अगर 7 से 8 ग्राम% है, वी कैन कॉल इट मॉडरेट एनीमिया। और अगर सीवियर एनीमिया की अगर मैं बात करूं, बंधु और बांधो भगत जलू, तो सीवियर एनीमिया का मतलब क्या हो गया, सीवियर एनीमिया तो आप कह सकते हो अगर 7 ग्राम% या पर 100 ml पर डेसीलीटर से कम है, वी कैन कॉल इट सीवियर एनीमिया। सो अगर मैं एनीमिया का क्लासिफिकेशन बोलूं, वी हैव क्लासिफाइड एनीमिया इनटू 3 ग्रुप, माइल्ड एनीमिया 8 से 10 ग्राम%, मॉडरेट एनीमिया 7 से 8 ग्राम%, सीवियर एनीमिया लेस देन 7 ग्राम%, 7 ग्राम% से कम हो, दिस इज कॉल्ड एज सीवियर एनीमिया, उसको हम सीवियर एनीमिया बोलते हैं। नाउ अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं बंधु और बांधो भगतजनों, तो मैनेजमेंट, लुक एट दिस, या फिर आयरन सप्लीमेंटेशन आप कह सकते हो मैनेजमेंट। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो सुनना, अगर औरत प्रेग्नेंट वुमेन है, मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी,
मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया, जो पीएससी पे लागू होता है, आपके लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में एनीमिया का मैनेजमेंट। लुक एट दिस, अगर एनीमिया नहीं भी हो, बोलो यस और नो। अगर औरत, लेडीज एंड मैन, फॉर एग्जांपल औरत का हीमोग्लोबिन लेवल, प्रेग्नेंट औरत का हीमोग्लोबिन लेवल अगर 10 ग्राम परसेंट से ज्यादा आ रहा है, यानी आप कह सकते हो 10 ग्राम परसेंट से ज्यादा आ रहा है, 11 है ना, वैसे तो 11 से 14 होना चाहिए, पर 11 से 10 के बीच में, तो उसको हम प्री एनीमेटिक कंडीशन बोल सकते हैं। भाई एनीमिया होने के चांसेस हो गए हैं, एनीमिया डेवलप हो सकता है। पर एनीमिया का डायग्नोसिस एनीमिया तभी कहा जाएगा जब प्रेगनेंसी में 10 ग्राम परसेंट से कम हो। बार बार जोर दे रहा हूँ, 10 ग्राम परसेंट से कम। तो अगर 10 ग्राम परसेंट से ज्यादा है, 10.5 है, 11 है, 11.5 है, तो वो नॉर्मल हेल्दी प्रेग्नेंट वुमेन है, वो हेल्दी वुमेन है, उसके एनीमिया नहीं है। तो ऐसी औरत को आप डॉक्टर साहब, सीएचओ साहब क्या सलाह देंगे कि बहन जी रोज एक टेबलेट ले आयरन की, यानी आपको ये बोलना है डेली। आप कह सकते हो कि टैबलेट फेरस सल्फेट, बोलो यस और नो, टैबलेट फेरस सल्फेट रोज की एक लेनी है, बोलो यस और नो, फेरस सल्फेट डेली एक लेनी है, 0 आप कह सकते हो 1, बोलो यस और नो, डेली की एक टैबलेट लेनी है। अब वो सुबह के लिए बोल दो, दोपहर के लिए बोल दो, शाम के लिए बोल दो, वॉट एवर यू वांट टू कॉल, डेली एक टैबलेट के लिए बोलना है। अब एनीमिया, अब गांव के लोग बड़े विद्वान होते हैं, सीएचओ साहब है ना, मेरा एचपी, हाँ गांव के लोग एचपी नहीं बोलते हैं, एचपी, यस यस यस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम समथिंग, वो क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर साहब बोलेंगे, सीएचओ साहब मेरा एचपी तो 12 आ रहा है ना, और औरत का 7वां महीना चल रहा है, 7th मंथ चल रहा है, डॉक्टर साहब मेरे को हीमोग्लोबिन या आयरन की गोली की लेने की क्या जरूरत है, मेरा 12 आ रहा है, 12 ग्राम परसेंट आ रहा है, मुझे आयरन की टेबलेट लेने की क्या जरूरत है, मैं तो सही हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि अगर एचपी 12 आता है तो नॉर्मल है, उसको आयरन की जरूरत नहीं है। तो आपको ये कहना है बहन जी आज आपके एनीमिया नहीं है, पर अभी प्रेगनेंसी को 3 महीने 3.5 महीने, क्या मालूम बाद में डेवलप हो जाए, बाद में बच्चे को खतरा हो जाए, बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्ति नहीं होगी, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्ति नहीं होगी, तो आपको समझाना है। गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज सिटिंग एंड प्रिस्क्राइबिंग, तो आधे लोग तो ऐसे ही आते हैं, डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है, वो बुखार का इंजेक्शन लगा दो, वो दर्द का इंजेक्शन लगा दो, और डॉक्टर साहब वो कोई एंटीबायोटिक आती है वो उसका इंजेक्शन लगा दो। यानी गांव के लोग खुद ही बोलते हैं, अगर मैं टैबलेट लिखता था कि डॉक्टर साहब टैबलेट से मेरे बुखार जाता ही नहीं है, मेरे तो बुखार सुई से ही जाता है। तो गांव के लोग आपको खुद एडवाइस देंगे कि करना क्या है, पर आपको उनकी बातों से ज्यादा आपको अपने मैनेजमेंट पे, क्योंकि ज्यादातर अगर आप सीएचओ आप लेस कॉन्फिडेंट हो तो आप उनकी बातों को मान के और कहते तो ठीक है भाई मैं सुई लगा दूं, है ना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन व्हाट आई से कि औरत आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगी, बहन जी मेरे तो 12 आ रहा है ना, मुझे क्या जरूरत है, फिर आप भी कम हो क्या, मिलने तो 25,000 है, टैबलेट दोगे तो भी, नहीं दोगे तो भी, आप भी क्या कहते हो, अगर तेरे 12 आ रहा है तो जा घर जा, कोई बात नहीं मत ले। पर ये एक नैतिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, आपको नैतिकता के साथ काम करना है। आपको ये कहना है, सजेस्ट करना है कि बहन जी आज 12 है पर बाद में 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, तो बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, यानी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो सकती है, तो आपको डेली का आप कह सकते हो एक टैबलेट देनी। आई वांट टू रिपीट वन मोर टाइम, इफ द हीमोग्लोबिन लेवल इज मोर देन 10 ग्राम परसेंट then the patient is not suffering from anemia, आप कह सकते हो एनीमिया नहीं है, but still you need to prescribe tablet ferrous sulfate और आयरन की कोई भी ferrous gluconate whatever you want to prescribe, बोलो yes or no। क्योंकि फेरस की टैबलेट 3 रूप में आती है, फेरस फ्लूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सल्फेट, और ज्यादातर जो मोस्ट कॉमनली काम में आती है फेरस सल्फेट। तो आप फेरस सल्फेट की टैबलेट देनी है, और डोज कितनी है मैंने आपको बताई दिया है, तो आपको डेली की एक टैबलेट देनी है, यानी रोज। और जो कहना है वो यही कहना है कि बिटवीन द मील्स, है ना, फलों के जूस के साथ लेना है, दूध वगैरह के साथ नहीं लेना है ना, कॉन्स्टिपेशन कब्ज वगैरह होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, छोड़ना नहीं है, ये बताना है। सिचुएशन नंबर 2, अगर औरत का हीमोग्लोबिन 8 से 10 के बीच में, अगर औरत का हीमोग्लोबिन 8 से 10 के बीच में, तो आपने तुरंत डायग्नोसिस लगा दिया कि औरत के माइल्ड एनीमिया। आप कह सकते हो आपने तुरंत डायग्नोसिस लगा दिया, आपने कह दिया कि भाई औरत के माइल्ड एनीमिया।
इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि बहन जी आपके थोड़ा सा खून की कमी है, आपके थोड़ा सा हीमोग्लोबिन की कमी है, आपके थोड़ा सा एनीमिया है, तो आप ऐसा करो 2 टाइम लो, एक बार सुबह एक बार शाम को। तो आपको टैबलेट 2 टाइम देनी है, एक बार सुबह एक बार शाम को। बोलो यस और नो। RX बोलो यस और नो, हाँ या ना। आप कह सकते हो RX टैबलेट फेरस सल्फेट, बोलो यस और नो। RX टैबलेट फेरस सल्फेट, बोलो यस और नो। फेरस सल्फेट की टैबलेट लेनी है, और कब लेनी है? एक सुबह एक शाम को, 2 टाइम लेनी है। वो कहेगी डॉक्टर साहब फलानी औरत तो एक ही ले रही है, कि भाई फलानी औरत एक इसलिए ले रही है, उसके 10 ग्राम से ज्यादा है, उसके एनीमिया नहीं है। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगर हीमोग्लोबिन लेवल 8 से 10 ग्राम परसेंट है, तो आपको टैबलेट फेरस सल्फेट एक सुबह एक शाम को, सुबह शाम दो। बोलो यस और नो। ये आपको प्रिस्क्राइब करनी है, 10 माइल लेनी है। हो सकता है वो रिकवर हो जाएगा, हो सकता है वो रिकवर हो जाएगा। बोलो यस और नो। अगर मैं बात करूं समोर अदर वेयर, बंधु और बांधु, नंबर 3, सिचुएशन नंबर 3, अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 7 से 8 है, जिसको आप मॉडरेट एनीमिया बोल सकते हैं। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 7 से 8 ग्राम परसेंट है, जिसको आप कह सकते हो मॉडरेट एनीमिया है, यानी आपने डायग्नोस लगा दिया है मॉडरेट एनीमिया है। बोलो यस और नो, हाँ या ना। मॉडरेट एनीमिया है, बोलो यस और नो। इन दैट कंडीशन, मॉडरेट एनीमिया में अब आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं उससे पार नहीं पड़ेगी कि टैबलेट से, अब आपको इंजेक्शन आयरन सुक्रोज लगाना। बोलो यस और नो। इन दैट कंडीशन, इन दैट सिचुएशन, यू नीड टू प्रिस्क्राइब, आपको प्रिस्क्राइब करने की जरूरत है। यू नीड टू एडवाइस द क्लाइंट, बोलो यस और नो, इंजेक्शन आयरन सुक्रोज। बोलो यस और नो, आयरन सुक्रोज। बोलो यस और नो, आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगाना है इन 100 ml, इन 100 ml NS, यानी NS में DNS में ऑल डिपेंड्स। आप कह सकते हो कि 100 ml, और व्हाई नॉट आप कह सकते हो कि कोई भी क्रिस्टलाइन हो, आप कह सकते हो। बोलो यस और नो। तो लेडीज एंड मेन, आप NS में लगा सकते हैं, 100 ml लेना पड़ेगा और इन्फ्यूजन करना पड़ेगा स्लोली 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 ओवर ए पीरियड ऑफ 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे में धीरे 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 धीरे। क्योंकि आयरन का इंजेक्शन अगर डायरेक्ट लगाते हैं, IVIM वटेवर, तो बहुत पेनफुल होता है। यू नो, जेट टेक्निक, ईच एंड एवरीथिंग आप जानते हैं। तो आपको आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगाना है इन 100 ml NS, 100 ml NS। बोलो यस और नो, हाँ या ना। 100 ml NS में लगाना स्लोली, आप कह सकते हो 1-2 घंटे का, लगभग 2 घंटे का टाइम लगे, धीरे 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 और जाता रहे। बोलो यस और नो। और कब तक लगाना है भाई? आपको अगर माइल्ड एनीमिया है तो 2 टैबलेट कब तक लेगी? जब तक उसका हीमोग्लोबिन 10 के पार नहीं हो जाए, तब तक वो 2 टैबलेट लेगी। अगर 10 के पार हो गया हीमोग्लोबिन, 11, 10.5, 12, तो 1 टैबलेट कर दो। यहाँ पर भी यही स्ट्रेटजी अपनानी है। आपने जब चालू किया था तो उसका हीमोग्लोबिन 7.2 आ रहा, आपने CHO साहब ने इंजेक्शन आयरन सुक्रोज लिख दिया इन 100 ml NS में आपने इंजेक्शन लिख दिया, और ये अल्टरनेटिव डे पे लगता है। ऑल्टरनेटिव डे का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन। बोलो यस और नो। तो कम से कम 5 तो लगवाने ही है, यानी 10 दिन तक। एक दिन आपने 1 तारीख को लगाया, 3 को लगाया, 5 को लगवाया, 100 ml में 7 को लगाया, तो 3-4 लगवा लिए, 4-5 लगवा लिए। उसके बाद औरत को वापस बुलाते हैं, यानी लगभग 4-5 लगाते लगाते 10 से 15 दिन हो जाते, तो 15 दिन बाद वापस हीमोग्लोबिन लेवल लपवाते। और अगर हीमोग्लोबिन अभी भी आप कह सकते हो 7 से 8 के बीच में, तो इंजेक्शन चलने दो। लेकिन अगर 8 से ज्यादा हो गया है, 9, 9.5, 10, 9, 9.5, तो फिर 2 टैबलेट। क्योंकि फिर आपने मॉडरेट को माइल्ड में कन्वर्ट कर दिया है, और मॉडरेट को माइल्ड में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब आप टैबलेट पे आ जाओ वापस। और अगर 10 से ज्यादा हो जाए तो आपको 1 टैबलेट पे आ जाओ। बोलो यस और नो। तो ये स्ट्रेटजी अपनानी है आपको DSC पर। लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधव भगत जनों, तो एनीमिया का क्लासिफिकेशन मैंने बताया। माइल्ड अगर 8 से 10 ग्राम परसेंट है तो उसको माइल्ड बोलते हैं, अगर 7 से 8 ग्राम परसेंट है तो मॉडरेट बोलते हैं, और अगर 7 ग्राम परसेंट से कम है तो आप कह सकते हो सीवियर बोलते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया कि ये सब आपको मैं बता चुका हूँ, बंधु बांधु भगत। केस नंबर 4, अगर मैं केस नंबर 4 की बात करूं कि अगर औरत का हीमोग्लोबिन लेवल, और यस और नो,
औरत का हीमोग्लोबिन लेवल अगर 7 ग्राम परसेंट से कम है, लेस देन 7 ग्राम परसेंट, अगर 7 ग्राम परसेंट से कम है, वी कैन सस्पेक्ट ऑफ, आप कह सकते हो वी कैन सस्पेक्ट ऑफ दैट द वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम, और रादर आई शुड से वी कैन डायग्नोज दैट द वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर एनीमिया। हम सीवियर एनीमिया का डायग्नोज लगा सकते हैं, बोलो यस और नो। हम सीवियर एनीमिया का डायग्नोज लगा सकते हैं, सीवियर एनीमिया, बोलो यस और नो, सीवियर एनीमिया। और सीवियर एनीमिया की कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज रिक्वायर्ड। हालांकि प्रेगनेंसी में जितना हो सके तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बचना चाहिए, पर जब हीमोग्लोबिन लेवल 6 आ गया है, चलो अकेली होती तब तो हम कुछ और मैनेजमेंट कर लेते, कंसीडर कर लेते, पर अब प्रेग्नेंट औरत है, बच्चे की ऑक्सीजन डिमांड को भी पूरी करना है, खुद की बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को भी पूरी करना है, अरे बोलो तो सही, खुद की बॉडी ऑक्सीजन डिमांड को भी पूरी करना है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज रिक्वायर्ड, बोलो यस और नो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज रिक्वायर्ड। हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंडिकेट करते हैं या प्रिस्क्राइब। So ladies and gentlemen, this was something about the anemia and a short आप कह सकते हो लाइट ऑन द एनीमिया एंड मैनेजमेंट। ये एनीमिया और मैनेजमेंट पर आप कह सकते हो एक छोटा सा प्रकाश था कि आपको एनीमिया के बारे में पीएससी पे ध्यान रखना है। बोलो यस और नो, हाँ या ना। नाउ चलो चैट ऑन कर दो, अगर कोई कुछ पूछना चाहे, सम और अदर भी यस लेट्स डिस्कस, चैट ऑन कर दो, कुछ पूछना चाहे। इतनी को तो ना बोली थी पूरी बोल रहा है इतनी को और तो ना देख तो कुछ तो बोल तो मार दो कि देख पड़ेगा मैच को मार दो बहुत पड़ेगा। मैं देख को मार दी बुमन बहुत दूर तो मुका रहा क्या होता है वो ना चले बोल रही हां Okay, so Sachin Trivedi, normal hemoglobin in male, है ना? Yes. Okay. भाई आप जानते हैं कि मेल्स में आप कह सकते हो वही 14 के अराउंड बिल्कुल 13, 14, 14, 15, इवन 15 भी हो सकता है, पर 14, 15 देखने को मिलता है। दैट्स गुड। मॉडरेट एनीमिया बता तो दिया डीके जाट। अगर मॉडरेट एनीमिया प्रेगनेंसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर एक औरत के, दो दिल्ली एम्स में जो क्वेश्चन आया था 2019 में, वो क्या आया था कि एक औरत के हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, तो कौन सा एनीमिया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ऐसा कुछ दे रखा है, यानी उसमें शायद 7 दे रखा था, 7.5 दे रखा था। आई रिमेम्बर one of student like you from SMS मेडिकल कॉलेज से एक स्टूडेंट था ना, और ही केम एंड कि सर ऐसा क्वेश्चन आया था हीमोग्लोबिन 7.5 है, तो क्या कौन सा होगा, 8.5 है, तो आपको डायग्नोस लगाना। तो मॉडरेट अगर 7 से 8 है प्रेगनेंसी में तो हम उसको मॉडरेट कह सकते हैं, 7 से कम है तो सीवियर है। बोलो यस और नो। 11 या 10, ध्यान से सुन लेना, नॉर्मल हेल्दी वुमेन में 11 ग्राम परसेंट है, उससे ज्यादा हो, पर प्रेगनेंसी में 11 का 10 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। नॉर्मल हेल्दी वुमेन में आप कह सकते हो 11 ग्राम परसेंट है, उससे ज्यादा होता है, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 11, 12। पर अगर 11 से 10 है तो वो प्री एनेमिटिक कंडीशन है। जैसे आजकल आप जानते हो नॉर्मल बीपी 120/80 होता है, पर अगर 120 से 130 हो गया तो हम डायरेक्ट हाइपरटेंशन नहीं बोलते हैं, प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन है ना। फिर 140 से ज्यादा होता है तो हम उसको डायग्नोस लगाते हैं कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। द सेम थिंग, अगर 11 से कम होता है 10 तक तो फिजियोलॉजिकल हीमोडाइल्यूशन की वजह से होता है। बोलो यस और नो, हाँ या ना। कितना करना है सर, क्या है बट कितना करना है सर, डोज कितनी, सुबह के लेक्चर में पढ़ाई थी मैंने, सुबह के लेक्चर में पढ़ाई थी। पैरासल्फेट देते हैं तो हम लगभग 300 mg मैंने आपको बताया था, 300 mg पैरासल्फेट, 333 मैंने बताई थी आपको पैरासल्फेट, यस, जो आती है पीएससी पर 300 पैरासल्फेट। बोलो यस और नो, दैट्स गुड।
हाँ, एक बच्चे ने पूछा फेरस सल्फेट की टेबलेट कितने दिनों तक देते हैं नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन में? 100 डेज। जब मैं क्वेश्चन सेशन करवाऊंगा तब आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर फेरस सल्फेट की टेबलेट, चलो एनीमिया को छोड़ो, अगर कोई औरत प्रेग्नेंट औरत आती है तो कितने दिनों तक, यानी आप कह सकते हो टेबलेट फेरस सल्फेट इन प्रेग्नेंट वुमेन, टेबलेट फेरस सल्फेट, बोलो यस और नो, फेरस सल्फेट है ना, टेबलेट फेरस सल्फेट टू प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन को जो फेरस सल्फेट की टेबलेट दी जाती है ना, इज टू प्रेग्नेंट वुमेन इज प्रिस्क्राइब की जाती है, तो इसका आंसर होगा 100 डेज। ये आरपीएससी का क्वेश्चन है, 2010 के आरपीएससी में पूछा गया था, तो और आरयूएचएस आरपीएससी के द्वारा तो आपके बन सकता है 100 डेज के लिए, तो प्रोबेबली यू आर सेटिस्फाइड, या आप सेटिस्फाइड होंगे। 100 डेज के लिए आपको आयरन फोलिक एसिड, बहुत अच्छी बात है। शिकरवार, शबनम शिकरवार 100 डेज, बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। 7 हीमोग्लोबिन हो तो सर, अगर भाई 7 हो तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई मॉडरेट ही है, 7 से 8 है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बचना चाहिए। बच्चा कह रहा है सर 7 हो, तो राय सिंह कह रहे हैं भाई 7 से 8 आप कह सकते हो मॉडरेट में आए, 7 से कम हो 6.5 है ना, 6.5, 6.6, 6, 5.5, तब सीवियर एनीमिया हुई। तो 7 हो तो बोलो यस और नो। आयरन 100 mg फॉर 100 डेज, हाँ ठीक है, यस ओके। हरीश कुमार, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है ना। वो 100 mg एलिमेंट्री आयरन, मैंने आपको सुबह बताया था कि वैसे टैबलेट 300 mg की होती है, पर उसमें एलिमेंट्री आयरन, द अमाउंट ऑफ आयरन अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन 100 mg। तो वो जो 100, एक बच्चे ने लिखा है 100 डेज के लिए 100 mg, पर 100 mg की टेबलेट नहीं देते, टेबलेट तो 300 mg की देते हैं, 333 mg, 335 mg की, पर उसमें जो एलिमेंट्री आयरन होता है, जो एब्जॉर्प्शन के लिए उपलब्ध है, वो 100 mg। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो हम देते हैं 300 mg की टेबलेट, उसमें से 60 to 100, सच्चाई बोलूं तो 100 कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। जो एलिमेंट्री आयरन होता है वो लगभग 60 to 100 mg होता है, जो एलिमेंट्री आयरन होता है वो 60 to 100 mg एलिमेंट्री आयरन होता है, एलिमेंट्री आयरन, बोलो यस और नो, एलिमेंट्री आयरन होता है, बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। आयरन कब स्टार्ट करते हैं? सेकंड ट्राइमेस्टर, विनोद गुजर, सुबह ही बताया था, प्रेगनेंसी में आयरन ज्यादातर बढ़िया है। अगर सिंपल आयरन फेरस सल्फेट आयरन सप्लीमेंट चालू कर रहे हो तो सेकंड ट्राइमेस्टर में, है ना, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद कॉन्स्टिपेशन ना हो। पर पीएससी पर क्या किया जाता है कि आयरन और फोलिक एसिड अलग अलग नहीं देते। हाँ, आप जाके ट्रेंड बदल सकते हैं, केवल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड ही दे, प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन ना दे, है ना। पर होता क्या है, इंडिया लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, गांव की औरतें मेहनत करती है, उनके वैसे ही एनीमिया का खतरा रहता है, तो हम शुरू से ही चालू कर देते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो प्रैक्टिकली हम शुरू से ही चालू कर देते हैं, पर थ्योरेटिकली आयरन शुड बी प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द सेकंड ट्राइमेस्टर या आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बोलो यस और नो। 14 से 16 वीक सेकंड ट्राइमेस्टर, 12 वीक के बाद 14 वीक, 15 वीक, समथिंग लाइक दिस। ऑप्शन में 60 और 100 mg क्या करना है? सुरेश बिश्नोई, देखो भाई 100 mg पे ही जाना है, क्योंकि राजस्थान सरकार ये थोड़ी बोलेगी कि हमारी टेबलेट खराब, राजस्थान सरकार तो यही बोलेगी हम फ्री में दे रहे हैं, बढ़िया दे रहे हैं, हम 300 mg की टेबलेट दे रहे हैं, उसमें एलिमेंट्री आयरन। जब भी दोहराए पर आ जाओ तो आंख तो लेना बीच और फायदे में रहना। अगर राजस्थान सरकार का पेपर दे रहे हो और राजस्थान सरकार की बुराई कर दी, मैंने 60 से 100 mg बोला है ना, और अगर आपने 60 mg लिख दिया तो राजस्थान सरकार बुरा मान जाएगी और एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको 100 mg बोलना है, बढ़ाई करके रहना। हाँ साहब बहुत बढ़िया दे रही है राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार की जय हो, है ना। तो अगर 60 और 100 हो तो 100 mg बोलना है एलिमेंट्री आयरन। बोलो यस और नो। 100 mg बोलो यस और नो, हाँ या ना? ओके, एक्सीलेंट, यस यस यस। सर आयरन सुक्रोज से पहले एलर्जिक टेस्ट करवाते हैं, एंटी एलर्जिक टेस्ट, यस, थोड़ा सा यहाँ पर फोर आर्म पर, बहुत बढ़िया। सर आयरन सुक्रोज का इन्फ्यूजन करने से पहले क्या हम स्ट्रेस टेस्ट यानी एलर्जिक टेस्ट करवाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी एलर्जी? बिल्कुल, आयरन एलर्जी कर सकता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अमाउंट लेके और यहाँ पर इंट्राडर्मली लगाते और थोड़ी देर वेट करते कहीं वहां पर रेस्ट तो नहीं हो गया। अगर हो गया तो हम नहीं देते, अवॉइड करते, पर अगर नहीं हुआ है तो हम अवॉइड नहीं करते, दे देते। दैट्स व्हाट, ये मैंने बोल दिया। ओके,
हीमोग्लोबिन कब चेक करवाएंगे? हर बार चेक करवाना है सतीश महावर। जितनी बार प्रेग्नेंट औरत आती है दिखाने एएनसी विजिट पर, उतनी बार हीमोग्लोबिन लेवल चेक करवाना है। बोलो यस और नो। कंडीशन में रेफर करेंगे या प्रिस्क्राइब? ऑफ कोर्स रेफर। कृष्ण तिवारी, कौन से पीएससी पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है? बच्चा, पहली बात तो ये सपने छोड़ दो कि आप डॉक्टर बनने वाले हो। अभी भी आप जमीन पर पाँव रखो, धरती पर जमीन रखो। प्रिस्क्राइब नहीं करना है, कहने का मतलब एडवाइस करना है, सजेस्ट करना है और रेफर कर देना है। भाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाओ, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जाओ, ताकि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो। बोलो यस और नो। ओके, सीवियर एनीमिया में आयरन सुक्रोज चला सकते हैं, पर अगर 7 के आसपास है, 6 से 7 के बीच में तो हम रिस्क ले सकते हैं। पर आप तो बुकिश चलो, कोशिश करो कि आप तो रेफर कर देना। आप तो हायर लेवल पे, अगर आप पीएससी है तो फर्स्ट रेफरल यूनिट सीएससी पे कर देना, सीएससी पर है तो सेकंड रेफरल यूनिट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कर देना, और आगे तो फिर डेस्को। बोलो यस और नो, हाँ या ना। ओके, चिल्ड्रन का हीमोग्लोबिन 18 तक होता है बच्चा। एक बच्चे ने पूछा है कि सर नवजात शिशु का 18 ग्राम % तक हो सकता है। एक बच्चे ने पूछा है सर नवजात शिशु का, न्यूबॉर्न का, चिल्ड्रन का कितना होता है? वो यही पूछना चाह रहा है। 18 ग्राम % तक हो सकता है। बोलो यस और नो। एक ये क्या था, नीचे करना थोड़ा सा, ये एक है यस, हाँ ओके। हाँ बिल्कुल, नहीं वो 300 mg आयरन होता है, 100 mg रवीश आर के दे। क्वेश्चन है इसका सर एमएससी प्रोग्राम में आयरन फोलिक एसिड टैबलेट 100, मैंने बोल दिया है, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, दैट्स गुड। हाँ, सिकल सेल एनीमिया में क्या देना चाहिए? सीमा गहलोत, ये आपकी बस की बात नहीं है, आप तो रेफर कर देना, दैट्स गुड। नॉर्मली आपका काम इतना सा है, हीमोग्लोबिन नापना है ना, मेडिसिन के एमडी मेडिसिन मत बनो है ना, बस आपका इतना सा काम है कि हीमोग्लोबिन नापना है, हीमोग्लोबिन लेवल ये है, तो अगर माइल्ड है तो ये करना है, मॉडरेट है तो ये, और सीवियर है तो आपको रेफर करना है। बोलो यस और नो। हाँ, तो मेरे हिसाब से mg भाई उसकी जरूरत नहीं है सर जी। इंजेक्शन में आयरन कितने mg प्रिस्क्राइब करते हैं? बस मैं मेडिकल ऑफिसर रह के आ चुका हूँ, आपको इंजेक्शन आयरन सुक्रोज लिखना है, और इंजेक्शन आयरन सुक्रोज, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पैरासीटामोल की डोज पता नहीं है, 500 mg देते, तो अगर आप किसी की बुखार आ रहा है, 30 साल का व्यक्ति है, तो उसको कहते भाई 1 टेबलेट पैरासीटामोल की ले लो, वो कहेगा कितने mg की जरूरत ही नहीं है। पीएस आप मेडिकल पे जाओ या फिर पीएससी पे जाओ, 500 mg की आती है ना। बच्चों में थोड़ा डोज का ध्यान रखना पड़ता है, अडल्ट डोज पहले से आती है। तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, कितने mg का आयरन आता है कहने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना है इंजेक्शन आयरन सुक्रोज, वो आपको मिल जाएगा और वो एक आपको चढ़ाना है, दैट्स गुड। बोलो यस और नो, फिर ज्यादा एमडी मेडिसिन बन जाओगे, डॉक्टर मत बनो, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात। ओके, एट बर्थ 25 होता है सर, 18 के साल पे होता है ना। शाहरुख कयाम का नहीं, 25 मेरे साथ बहुत ज्यादा हो गया। शाहरुख कयाम का नहीं, 18-20 के आसपास ही रहता है, बहुत ज्यादा है, दैट्स गुड। तो नवजात शिशु में 18-20 ग्राम % होता है, दैट्स गुड। ओके सर, एट टर्म प्रेगनेंसी और मॉडरेट एनीमिया हो तो बस आपको पहले हीमोग्लोबिन नपवाना है, फिर आपको कहीं ना कहीं तुरंत डिलीवरी का डिसीजन लेना है। अगर फुल टर्म है, 39 वीक है, 40 वीक है, तो आपको डिलीवरी का डिसीजन लेना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? डिलीवरी पर डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, कितने हीमोग्लोबिन उसका है, क्या माइल्ड है, माइल्ड में तो डिलीवरी करवा दो, बोलो यस और नो, क्योंकि फुल टर्म है तो बोलो यस और नो, तो आप कह सकते हो। ओके, आशु नाहर सर, आप जो बता रहे हो डेली रूटीन में देखते अब ज्यादा याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है, शायद कोई पीएससी पे काम कर रहा होगा। ओके, मेरे हिसाब से दैट्स गुड। जागृति जोशी, कृपया कुछ बहनें हमारी खुद जाने, पता नहीं, दैट्स गुड। ओके, आयरन सुक्रोज क्या था वो जागृति का? यस, खुद से डॉक्टर ना बने सर, पढ़ा रहे वही बहुत है। हाँ मैं कह रहा हूँ जागृति, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके सर, B12 अब के बारे में, अरे रामकेश, B12 मेरा काम नहीं है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वो मेडिसिन में पढ़ाया जाता है, फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया आई डोंट वांट टू डिस्कस, मैं यहाँ पर सिंपल एनीमिया फिजियोलॉजिकल है जो आपके कोर्स में तो पूरा करवाना है, दैट्स गुड। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंदो और बांधो, ये मेरे हिसाब से आयरन सुक्रोज पटना है, दैट्स गुड। हमारे लेवल का क्या काम है एनीमिया में? पटना है,
पटनायक ने पूछा है आपके लेवल का ये काम है, जितनी बार भी औरत पीएससी पर दिखाने आए तो आपको हर बार हीमोग्लोबिन नपवाना है। अगर हीमोग्लोबिन 10 ग्राम % से ज्यादा है तो कुछ एक टेबलेट रोज की देनी है। अगर 8 से 10 है तो दो टेबलेट रोज की, एक सुबह एक शाम को। अगर 7 से 8 है तो आप कह सकते हो आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन लगवा सकते हो। मेडिकल ऑफिसर भी तो होगा पीएससी पर या सीएससी पर रेफर कर सकते हो। अगर 7 से कम है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आप मेडिकल हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर कर सकते हो। दैट्स गुड, यही आपका काम है एनीमिया। बढ़ू आगे। फिलहाल लेडीज एंड मैन, मेरे हिसाब से आपका टॉपिक एलर्जी हो तो आयरन की जगह क्या देंगे, है ना। अगर आयरन से एलर्जी है और आप कह सकते हो तो आयरन की जगह क्या दोगे आप। आयरन डिफिशियंसी में तो आयरन ही काम आएगा, तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ ही मूव करेंगे अगर आयरन से सीवियर एलर्जी है ना। अगर आयरन से सीवियर यानी आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगाया, एलर्जी आई, है ना, तो उस कंडीशन में तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ही सलाह देंगे, चाहे वो मॉडरेट एनीमिया हो तो भी। बोलो यस और नो, क्योंकि एलर्जी है तो दैट्स गुड। नॉट सेट का रिजल्ट, आई एम नॉट गुलेरिया, है ना, एम्स के डायरेक्टर दिल्ली एम्स के। आप गुलेरिया जी से पूछिए कि कब आएगा, वो उनका काम है। ओके चलो लेट्स, दैट्स गुड। ओके डेट हटा दी, कोई बात नहीं, दैट्स गुड। हाँ यस, चलो फिलहाल आप तो यही मान के चले 11 अक्टूबर को है, पढ़ते रहे। ये बढ़िया था, 11 अक्टूबर का है तो आप पढ़ते रहे, टेंशन में पढ़ते रहो। अगला मेरा टॉपिक है कि आप कह सकते हो बंदूर बांधो भगत जलो, दैट्स गुड। अगला मेरा टॉपिक है कि एएनसी के दौरान, एएनसी का हमारा चैप्टर चल रहा है, एएनसी के दौरान हमारा अगला टॉपिक है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, यानी आप कह सकते हो समोरादरवियर, प्रीएक्लेम्सिया, ये हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना, जितना आपके काम की चीज है। और एक्लेम्सिया, ये 3 चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्रीएक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया एंड जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है, अगर किसी प्रेग्नेंट औरत को पहले बीपी नहीं था, यानी प्रेग्नेंट होने से पहले एक औरत को पहले बीपी नॉर्मल था, यानी उसका 110/70 था। एक फीमेल है जो कि नॉन प्रेग्नेंट है, और उस नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का बीपी पहले आप कह सकते हो 110/70। यस और नो। ये मैंने 110/70 क्यों लिखा है, जब आप पीएससी सीएससी पर काम करोगे, मुझे किस्सा याद आ रहा है, एमडी एनएचएम नवीन जैन, प्रोबेबली यस, उस समय एमडी एनएचएम नवीन जैन जी थे 2015-16 में। तो वो मीटिंग ले रहे थे, यानी कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी, वीडियो कॉल मीटिंग चल रही थी, है ना। तो शायद उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर में काम करने वाली एक बहन जी का पूरे डेटा लिए, आप ममता कार्ड कैसे बढ़ते है ना, और करौली के डिस्ट्रिक्ट में से लिए, तो पूरे जिलों की मीटिंग चली। तो सबकी मीटिंग में उन्होंने क्या नोट किया, उन्होंने 10-15 सैंपल लिए और सब जगह बीपी 110/70, 110/70, 110/70। अब देखो आईएएस है तो थोड़ी तो नॉलेज रहती है कि बहन जी तुम बीपी नापती भी हो कि नहीं नापती, सबका बीपी 8-20 के 110/70 लिख देते हो। तो आइडियल बीपी जो एक तरीके से, और चलता भी इसी रेंज में है, तो आप कह सकते हो। तो फीमेल नॉन प्रेग्नेंट है, उसका बीपी आप कह सकते हो 110/70 है, और वो प्रेग्नेंट हो गई। बोलो यस और नो, प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेगनेंसी के दौरान उसका बीपी अगर 140, उसका बीपी 140 बटे आप कह सकते हो 90 या उससे ज्यादा हो गया, उसका बीपी 140/90 या उससे ज्यादा हो गया, आप कह सकते हो समोरादरवियर, वी कैन कॉल इट दैट द वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम द, आप कह सकते हो द वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम द, आप कह सकते हो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अगर प्रोटीन यूरिया नहीं है, यानी प्रोटीन यूरिया, केवल बीपी है 140/90 का, तो उसको हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कह सकते हैं। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ गया। तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, नॉर्मल हेल्दी औरत थी, उसके पहले बीपी नहीं था, प्रेग्नेंट हो गई, प्रेगनेंसी में हीमोडाइल्यूशन की वजह से, या फिर आप कह सकते हो फिजियोलॉजिकल, आप कह सकते हो ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, उसकी वजह से उसके बीपी बढ़ गया, तो आप कह सकते हो कि 140/90 या उससे ज्यादा हो गया, वी कैन कॉल इट जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अब अगर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है तो वहां पर आपको मैनेजमेंट क्या करना है, आपको सिर्फ एक मैनेजमेंट करना है, सुन लो। अगर कोई प्रेग्नेंट औरत के प्रोटीन यूरिया नहीं है, यूरिन में प्रोटीन का लॉस ज्यादा नहीं है, केवल बीपी ज्यादा है, तो आपको बस केवल ये टैबलेट देनी है, टैबलेट लेविटानोल। बोलो यस और नो, इतना याद रखना है, टैबलेट लेविटानोल, जो कि बीटा ब्लॉकर है, आप कह सकते हो लेविटानोल।
अगर वो नहीं है तो आप औरत को मिथाइल डोपा सीएनएस पे एक्टिंग करने वाली है। तो फिलहाल इतना याद रखना है कि अगर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है तो आपको लेविटालोल देना है। बोलो यस और नो, लेविटालोल देना है। दूसरी बात ध्यान रखना कि बीपी कम करने के लिए जो डाययूरेटिक्स देते हैं, तो पहले तो प्रेगनेंसी में दे दिया करते थे, पर अब न्यू गाइडलाइन के अनुसार जितना हो सके, या यूं बोलूंगा कि डाययूरेटिक ना दे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? डाययूरेटिक ना दे। आप कह सकते हो कि जो भी फ्लोसेमाइड वगैरह है डाययूरेटिक ना। तो बीटा ब्लॉकर है, आप लेविटालोल दे सकते हैं। अगर वो ऑप्शन में नहीं है या नहीं है तो आप मिथाइल डोपा दे सकते हैं। दैट्स गुड, मिथाइल डोपा दे सकते हैं। समझ में? तो मिथाइल डोपा दे सकते हैं। बस इतना ही याद रखना है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। प्री एक्लेम्पसिया की अगर मैं बात करूं तो प्री एक्लेम्पसिया का मतलब क्या है? प्री एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया में आप क्या कह सकते हो बंधु और बांधव भगत जनों कि इट इज ए मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। यस, मेरा एक बच्चा है, शायद वो अगर मुझे सुन रहा होगा तो शायद मॉर्निंग बैच था एमबीएम और प्रोबेबली, और मैं आज वो नौकरी लग गया, उसने मेरे को कॉल मैसेज किया। वो जब भी उस एक बार मैंने उससे प्री एक्लेम्पसिया की डेफिनेशन पूछी, उसने एक सांस में इतनी सटीक डेफिनेशन दी कि मैं जब भी उसके बाद क्लास में जाता तो उससे डेफिनेशन पूछा करता। प्री एक्लेम्पसिया इट इज ए मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। बोलो यस और नो, मल्टी ऑर्गन या मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। बोलो यस और नो, मल्टी ऑर्गन और मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। बोलो यस और नो, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। बोलो यस और नो। डिसऑर्डर ऑफ अननोन इटियोलॉजी, डिसऑर्डर ऑफ अननोन इटियोलॉजी, यानी हमें ये पता नहीं रहता है कि क्यों हो रहा है। अननोन इटियोलॉजी, बोलो यस और नो, इटियोलॉजी, अननोन इटियोलॉजी characterized by, बोलो yes or no, characterized by, बोलो हाँ या ना, characterized by, आप कह सकते हो कि हाइपरटेंशन, आप कह सकते हो हाइपरटेंशन होगा, हाँ या ना, हाइपरटेंशन होगा। कितना होगा? 140/90 या उससे ज्यादा, 140/90 या उससे ज्यादा होगा। एंड प्रोटीन यूरिया, बोलो यस और नो, प्रोटीन यूरिया होगा, यानी यूरिन के अंदर आप कह सकते हो प्रोटीन का होगा, प्रोटीन यूरिया। विद और विदाउट, यानी आप कह सकते हो इडीमा, आप कह सकते हो विद प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ, विद प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इडीमा। पहले इडीमा को क्राइटेरिया माना जाता था, पर आजकल इडीमा पैरों में सूजन आना ये क्राइटेरिया नहीं, इडीमा पैरों में सूजन आना ये क्राइटेरिया नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्री एक्लेम्पसिया की डेफिनेशन बन गई। इट इज ए मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ अननोन इटियोलॉजी, कोई इटियोलॉजी नोन नहीं है, कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरटेंशन 140/90 उससे ज्यादा, एंड प्रोटीन यूरिया, और आप कह सकते हो प्रोटीन यूरिया होगा विद प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इडीमा। इडीमा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मैं रिस्क फैक्टर की बात करूं कि रिस्क फैक्टर क्या होंगे, तो प्राइमरी ग्रेविडा, बोलो यस और नो। अगर मैं रिस्क फैक्टर की बात करूं कि रिस्क फैक्टर क्या क्या होंगे, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो रिस्क फैक्टर में आपको क्या क्या याद रखना है? प्राइमरी ग्रेविडा, बोलो यस और नो, हाँ या ना, आप कह सकते हो बंधु और बांधो भगत जनों। पहला प्राइमरी ग्रेविडा, ज्यादातर प्री एक्लेम्पसिया आप कह सकते हो प्राइमरी ग्रेविडा में देखने को मिलता है। प्राइमरी ग्रेविडा जो औरत पहली बार प्रेग्नेंट हुई है तो उसमें देखने को मिलता है। हाँ, मैं इस डेफिनेशन में ये बताना आपको भूल गया, आफ्टर, यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा, आफ्टर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी 20 वीक के बाद। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, प्री एक्लेम्पसिया 20 वीक से पहले नहीं होता है, 20 वीक के बाद होता है। बोलो यस और नो। जो प्री एक्लेम्पसिया, तो पहली बात दो टूक शब्दों में समझ लो, प्री एक्लेम्पसिया है क्या? प्रेग्नेंट औरतों में बीपी की बीमारी। प्री एक्लेम्पसिया कभी पुरुषों में नहीं होता क्योंकि पुरुष प्रेग्नेंट ही नहीं होते। प्री एक्लेम्पसिया बच्चों में नहीं होता, और प्री एक्लेम्पसिया नॉन प्रेग्नेंट औरतों में नहीं होता। प्री एक्लेम्पसिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ ऑब्स्टेटिक्स, ऑब्स्टेटिक्स का डिसऑर्डर है, प्रेग्नेंट औरतों का डिसऑर्डर। क्या है डिसऑर्डर? बीपी की बीमारी, हाइपरटेंशन। मेनली इसमें हाइपरटेंशन होता है प्लस प्रोटीन यूरिया, और प्रोटीन यूरिया होता है, बोलो यस और नो, प्रोटीन यूरिया, बोलो यस और नो, हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया होता है। तो इट इज ए मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ अननोन इटियोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी इसका कोई कारण, मुख्य कारण पता नहीं है, अननोन इटियोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया आफ्टर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 20 वीक के बाद पहली बार, यानी ये सेकंड ट्राइमेस्टर लेट और थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। बोलो यस और नो। आगे हम बात कर रहे थे बंधु और बांधो, कहानी को आगे बढ़ाए
तो प्राइमरी ग्रेविडा, अब चाहे वो एल्डरली हो, बोलो यस और नो, पर्टिकुलरली एल्डरली अगर 30 साल के बाद औरत प्रेग्नेंट होती है, बोलो यस और नो, और यंग हो अगर 18-19 साल की है, बोलो यस और नो, यंग हो 20 साल से कम है, तो वहां पर भी ज्यादा देखने को मिलता है, यंग और एल्डर। साथ ही साथ फैमिलियल हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, अगर किसी औरत के परिवार में माँ बाप को, है ना, आप कह सकते हो फैमिलियल हिस्ट्री या ऑफ हाइपरटेंशन, अगर हाइपरटेंशन का डिसऑर्डर हो या प्री एक्लेम्सिया हो, तो भी उसकी बहन के भी प्री एक्लेम्सिया हुआ था। ये गांव में सुनने को मिलते हैं, अरे इसकी बड़ी बहन के भी पैर में सूजन आ जाती थी, है ना, जब प्रेग्नेंट होती थी, बच्चे को जन्म देती थी। तो अगर फैमिलियल हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन प्री एक्लेम्सिया, आप कह सकते हो कि अगर फैमिलियल हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन एंड प्री एक्लेम्सिया, तो वहां पर आपको रिस्क फैक्टर देखने को मिल सकता है, यानी औरत के हो सकता है। अगला ओबेसिटी, अगर औरत के ओबेसिटी है, औरत ओबीज है, उसका बीएमआई आप कह सकते हो 35 से ज्यादा है पर्टिकुलरली, हालांकि ओबीज हम 30 पे ही डायग्नोस लगा देते हैं, पर पर्टिकुलरली अगर बीएमआई हो अगर बीएमआई 35 से ज्यादा है तो ज्यादा रिस्क है, 35 से ज्यादा है तो ज्यादा रिस्क है। बोलो यस और नो, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, बीएमआई को किलोग्राम पर स्क्वायर, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, तो ओबेसिटी है, वहां पर भी देखने को मिल सकता है। बोलो यस और नो। अगला आप कह सकते हो समोरदर वियर, अगर मोलर प्रेगनेंसी है औरत के, तो भी आप देख सकते हो, या फिर ट्विन प्रेगनेंसी, बोलो यस और नो, आप कह सकते हो आइडेंटिफो मोल, पार्शियल मोल, अगर कंप्लीट मोल है तब तो टर्मिनेट करना पड़ेगा, तब तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है ही नहीं, पर पार्शियल मोल है, यानी जस्टिशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज है, जीटीडी, यानी पार्शियल मोल है, तो अगर मोलर प्रेगनेंसी है, या फिर आप कह सकते हो आइडेंटिफो मोल है, बोलो यस और नो, या फिर आप आप कह सकते हो मल्टीपल प्रेगनेंसी, कहने का मतलब है ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा ज्यादा होगी, मोलर प्रेगनेंसी में भी प्लेसेंटा ज्यादा होगी, बोलो यस और नो, तो वहां पर बीटा एससीजी ज्यादा आएगा, और बीटा एससीजी प्लेज ए ग्रेट रोल। मैं पेट फिजियोलॉजी समझाना नहीं चाहता, फिलहाल आपको इतना याद रखना है, ट्विन या मल्टीपल प्रेगनेंसी, दिस ऑल्सो कैन लीड टू, आप कह सकते हो ये भी आपका क्या करवा सकता है, प्री एक्लेम्सिया, बोलो यस और नो, हाँ या ना। प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी, है ना, फॉर एग्जांपल हाइपर प्लेसेंटोसिस, एक्सेसिव, ये आपको कोरियोनिक विलाई का एक्सपोजर ज्यादा है समोरदर वियर, और थ्रोम्बोफिलियाज, है ना, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, प्रोटीन सीएस डेफिशिएंसी, जो मैं अबॉर्शन में पढ़ाता हूँ, पर मेन जो रिस्क फैक्टर है वो आपके ये हो गए, प्राइमरी ग्रेविडा हो गया जो मेन रिस्क फैक्टर है, और होने को तो आप किताब भर दो, कॉपी भर दो, दैट डजंट मैटर। तो प्राइमरी ग्रेविडा हो गया, चाहे वो एल्डरली हो चाहे वो यंग हो, फैमिलियल हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया, ओबेसिटी, आप कह सकते हो बीएमआई 35 से ज्यादा हो, पर्टिकुलरली आइडेंटिफो मोल, आप कह सकते हो, या फिर एक्सेसिव एक्सपोजर टू कोरियोनिक विलाई, ट्विन या मल्टीपल प्रेगनेंसी, दीज आर द फ्यू रिस्क फैक्टर ऑफ प्री एक्लेम्सिया। तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्री एक्लेम्सिया का, और प्री एक्लेम्सिया की हम बात करते हैं समोरदर वियर, बोलो यस और नो। अगर मैं प्री एक्लेम्सिया को दो ग्रुप में बांटूं, प्री एक्लेम्सिया को दो ग्रुप में बांटूं, तो प्री एक्लेम्सिया को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं, क्लासिफिकेशन अगर मैं बोलूं, प्री एक्लेम्सिया को दो ग्रुप में बांट सकते हैं, माइल्ड एंड सीवियर, बोलो यस और नो। माइल्ड एंड आप कह सकते हो मॉडरेट नहीं होता है, माइल्ड एंड सीवियर, बोलो यस और नो। माइल्ड टू मॉडरेट बोल दो, मॉडरेट टू सीवियर, यानी दो ग्रुप। माइल्ड का मतलब है कि अगर आप कह सकते हो समोरदर कि जो बीपी है, जो हाइपरटेंशन है, वो 140 से ज्यादा है, 140/90 पर 160 से कम है, आप कह सकते हो, लेकिन आप कह सकते हो 160 से कम है, बट आप कह सकते हो लेस देन 160/100, 160/100 से कम है, तो यू कैन कॉल इट माइल्ड हाइपरटेंशन, या माइल्ड आप कह सकते हो प्री एक्लेम्सिया। पहले प्रोटीन यूरिया को भी इंक्लूड किया जाता था प्री एक्लेम्सिया के क्लासिफिकेशन, यानी प्री एक्लेम्सिया को जब हम दो ग्रुप में बांटते थे, माइल्ड और सीवियर, तो आप कह सकते हो मॉडरेट जैसा कुछ नहीं, तो पहले प्रोटीन यूरिया भी देखते थे कि प्रोटीन यूरिया का लेवल कितना, पर आजकल सिर्फ बीपी के आधार पर, हाइपरटेंशन के आधार पे ही हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। अगर 140/90 से ज्यादा है और 160/100 से कम है, we can call that the woman is suffering from mild preeclampsia. While if the woman is having BP or hypertension of 160/100 or more,
दैट इज कॉल्ड एज सीवियर। बोलो यस और नो। तो आप कह सकते हो, अगर आप कह सकते हो सम और अदर वेयर हाइपरटेंशन अगर औरत के 160 बटे आप कह सकते हो 90 से ज्यादा हो, तो हम कह सकते हैं सम और अदर वेयर उस औरत के सीवियर प्री-एक्लेम्सिया। बोलो यस और नो। उस औरत के हम सीवियर प्री-एक्लेम्सिया। बोलो यस और नो। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। प्रोटीन यूरिया की अगर मैं बात करूं, तो प्रोटीन यूरिया पहले मैं बात करता हूं कि नॉर्मल औरतों में यानी उसमें प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। वैसे आपको ये जानने की कतई भी जरूरत नहीं है। प्रोटीन यूरिया अगर किसी औरत के प्रोटीन यूरिया 24 आवर तक, प्रोटीन की बात बता रहा हूँ या पर लीटर की बात कर लेते समोरदरवियर, अगर फॉर एग्जांपल किसी औरत के 0.1 ग्राम पर लीटर 0.1 ग्राम पर लीटर है, आप कह सकते हो यानी 0.1 ग्राम पर लीटर, तो दिस इज नोन एज ट्रेस। यानी जो प्रोटीन यूरिया है वो ज्यादा नहीं है, ट्रेस आप कह सकते हो, ट्रेस। ऑलवेज रिमेंबर कि हल्की मात्रा में इतना प्रोटीन तो चलता है, दैट इज नॉट टू मच। बोलो यस और नो। लेकिन अगर मैं प्लस बोलूं, प्लस प्रोटीन यूरिया प्लस प्लस, बोलो यस और नो। ऐसे करते हैं प्लस 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 प्लस, ऐसे समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैं बात करूं बंदो और बांधो मगर चलो समोरदरवियर, लुक एट दिस। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये 0.3 ग्राम तक पहुंच गया है, 0.3 ग्राम तक पहुंच गया है, तो यू कैन कॉल इट कि हल्का सा प्रोटीन यूरिया हो गया है, आप कह सकते हो समोरदरवियर प्लस। अगर ये 0.3 ग्राम पर लीटर या फिर आप कह सकते हो वाई नॉट, आप कह सकते हो कि 24 आवर की भी हम बात करेंगे, 0.3 ग्राम 24 आवर्स में भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक दिन में 1-1.5 लीटर ही तो आता है भाई। पर लीटर का मतलब 0.3 ग्राम पर लीटर, और एक दिन में 1-1.5 लीटर यूरिन तो बनता है, लगभग 1-1.5 लीटर। तो 24 आवर और चाहे पर लीटर लगभग बराबर है। बोलो यस और नो। अगर ये 1.0 हो गया है, 1.0 ग्राम पर लीटर या उससे ज्यादा हो गया है, बोलो यस और नो, यू कैन कॉल इट कि अब की बार थोड़ा और ये माइल्ड था, ये मॉडरेट प्रोटीन यूरिया हो गया, एंड यू कैन कॉल इट सीवियर प्रोटीन यूरिया। पर अगर ये 10 ग्राम पर डेसीलीटर, सॉरी पर लीटर, यानी अब की बार 1 लीटर में या 24 आवर टोटल जो यूरिन है उसमें अगर ये 10 से ज्यादा है, यू कैन कॉल इट सीवियर प्रोटीन। तो नॉर्मली जो मैं फिर प्रोटीन यूरिया की बात बोली कि अगर ये 0.1 ग्राम पर लीटर है तो ट्रेस है नॉर्मल रेंज में ऑलमोस्ट, और 0.3 ग्राम पर लीटर या उससे ज्यादा है तो आपको प्लस, थोड़ा सा माइल्ड है, 1.0 ग्राम पर लीटर है तो आप कह सकते हो प्लस प्लस, और अगर 10 व्हाटएवर टू से यू, अगर मैं नहीं बताता तो ये थोड़ा सा आप कहते सर प्रोटीन यूरिया आपने बोल दिया तो प्रोटीन का लेवल भी बता दो। लेडीज एंड मैन, बंदो और बांधो, तो यूरिन। फिलहाल आई वांट टू रिपीट वन मोर टाइम, अर्लियर देयर वर डेज, पहले की बात है जब दिन हुआ करते थे, जब लोग डायग्नोस लगाते थे प्री-एक्लेम्सिया का इडिमा को देख के, प्रोटीन यूरिया का लेवल देख के और बीपी नाप के। पर आजकल जो न्यूअर क्राइटेरिया है, बस हम बीपी देख के ही, अगर बस केवल सीजर्स नहीं होने चाहिए, आप कह सकते हो कि द वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम, अगर बीपी ज्यादा प्लस प्रोटीन यूरिया, पर माइल्ड और सीवियर कैटेगराइज करते हैं। चलो डायग्नोस लगाने के लिए तो आप प्रोटीन यूरिया देख सकते हैं, पर अगर आप माइल्ड प्री-एक्लेम्सिया और मॉडरेट सीवियर बोलना चाहते हो तो सिर्फ बीपी एक क्राइटेरिया। बढ़ो आगे। सो लेडीज एंड मैन, ये मैंने आपको बता दिया, बोलो यस और नो, हाँ या ना। इंसिडेंस की अगर मैं बात करूं तो हॉस्पिटल में 5 से 15% केसेस में देखने को मिलता है, और प्राइमरी ग्रेविडा में 10%, जबकि मल्टी ग्रेविडा में 5%। तो अगर मैं इंसिडेंस की बात करूं बंदो और बांधो मगर जनों, इंसिडेंस, तो इंसिडेंस 5 से 15% केसेस में देखने को मिलता है, 5 to 15% केसेस में देखने को मिलता है, और पर्टिकुलरली प्राइमरी ग्रेविडा में, बोलो यस और नो, ये ज्यादातर देखने को मिलता है 10% केसेस। प्राइमरी ग्रेविडा में 10%, कहने का मतलब अगर 100 औरतें प्रेग्नेंट होती है और हॉस्पिटल में आती है तो 10-15% औरतों में प्री-एक्लेम्सिया देखने को मिल सकता है और मिलता है, और प्राइमरी ग्रेविडा में 10% में, जबकि आप कह सकते हो पेरेंट्स वुमेन है, 1-2 बच्चे की मां है, उसमें केवल 5% औरतों में देखने को मिलता है। ऑल इन ऑल अगर रिस्क फैक्टर आए अननोन, तो अननोन लगाना है, अननोन इटियोलॉजी, अननोन इटियोपैथोजेनेसिस, है ना, इटियोपैथोजेनेसिस। लेकिन अगर एक बताना है तो आपको प्राइमरी ग्रेविडा, ओके, यानी प्राइमरी ग्रेविडा में ज्यादा देखते हैं, यस और नो, तो प्राइमरी ग्रेविडा में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। दैट्स गुड, ये इंसिडेंस की बात। अब बात करते हैं मैनेजमेंट, अब बात करते हैं बंधु बांधो भगत जनों की समोरदरवियर, ओके, ये प्रोटीन यूरिया हो गया। मैनेजमेंट की बात सुन लेना,
मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं CHO साहब, तो एक बात गौर से सुन लेना, मैनेजमेंट लेविटालोल बिल्कुल ठीक है, लेविटा नहीं लेविटा, यस और नो, लेविटालोल बिल्कुल ठीक है, ठीक लेविटालोल, हाँ या ना, बीटा ब्लॉकर। अगर लेविटालोल नहीं हो तो मिथाइल डोपा, अगर ये नहीं हो फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देते हैं, बेस्ट यही हो, सबसे बढ़िया यही हो, हाँ या ना। और अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो आप कह सकते हो मिथाइल डोपा, बोलो यस और नो, मिथाइल डोपा 10 दिन, डोज वगैरह कितनी होती है सब जान जाओ 10, बोलो यस और नो, मिथाइल डोपा 10 दिन। तो मिथाइल डोपा अगर लेविटालोल नहीं हो तो मिथाइल प्लस 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 CHO साहब हो तो प्रोटीन सप्लीमेंट भी देना पड़ेगा, है ना। उस औरत को बोलेंगे कि बहन जी एक काम करो, मेडिकल की दुकान से या अगर PSC पर उपलब्ध हो तो प्रोटीन पाउडर का डिब्बा लो और 2 चम्मच घोल के पियो, बोलो यस और नो, प्रोटीन सप्लीमेंट। क्यों? अगर प्रोटीन यूरिया है, प्रोटीन का लॉस हो रहा है, तो प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए हम प्रोटीन सप्लीमेंट कर सकते हैं। अरे बोलो तो सही, प्रोटीन सप्लीमेंट, यानी ये इंपॉर्टेंट बात, नर्स का रोल नहीं है प्रोटीन सप्लीमेंट, पर CHO का और MO का रोल है। आप कह सकते हो प्रोटीन सप्लीमेंट, बोलो यस और नो, हाँ या ना। तो प्रोटीन सप्लीमेंट भी देना है, यानी 2 चम्मच दूध में मिला के प्रोटीन पाउडर। क्यों? क्योंकि प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो प्रोटीन लॉस हो रहा है, क्योंकि जब प्रोटीन सप्लीमेंट दोगे तो कहीं ना कहीं उसके ब्लड में प्रोटीन जाएगी, तो आप कह सकते हो कि लिवर में एल्ब्यूमिन का निर्माण ज्यादा होगा, क्योंकि जब आप प्रीकर्सर लोगे तभी तो आपका लिवर प्रोटीन बनाएगा, और एल्ब्यूमिन ज्यादा बनाएगा तो एल्ब्यूमिन ब्लड में ज्यादा आएगा, और ब्लड में ज्यादा आएगा तो आप कह सकते हो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन कर पाएगा और एडिमा के चांसेस कम होंगे, सूजन के चांसेस कम। सो लेडीज एंड मैन, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट भी देना है, तो ये प्री एक्लेम्पसिया के बारे में याद रखना, बोलो यस और नो। तो मैंने आपको बोला है प्री एक्लेम्पसिया के बारे में इतना ही याद रखना है आपको, बंदूर बांधो भगतजनों। तो प्री एक्लेम्पसिया के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है कि अगर माइल्ड है, बोलो यस और नो, तो आपका ये है, सीवियर है तो यानी 160 या 90 से ज्यादा सीवियर है, और इंसिडेंस आप कह सकते हो कि 5 से 15% केसेज में, प्राइमरी ग्रेविडा में 10% केसेज में, और पैरासूमेन में 5% केसेज में, ओके। और प्रोटीन यूरिया के बारे में मैंने आपको बताया, अगर 0.1 ग्राम पर लीटर तो ट्रेस है, 0.3 या उससे ज्यादा प्लस, 1.0 प्लस प्लस, और अगर 10 है उससे ज्यादा प्लस तो ट्रिपल प्लस, बोलो यस और नो। मैनेजमेंट लेविटालोल, और अगर वो आप उपलब्ध नहीं है तो मिथाइल डोपा CNS पे एक्ट करती है, और साथ ही साथ प्रोटीन सप्लीमेंट, ये आपको ध्यान रखना, बोलो यस और नो, हाँ या ना। और जो एक और नर्सिंग इंपॉर्टेंट रोल है, जो CHO का या नर्सिंग रोल है इंपॉर्टेंट, चलो मैं अगली स्लाइड में लिख देता हूँ, दैट्स गुड, अगली स्लाइड में लिख देता हूँ, दैट्स गुड। नर्सिंग रोल या CHO रोल, मैं इतना ही बोलूंगा, advise the client to measure her body weight regular। औरत को ये कहना है कि भाई आप कल ही टॉपिक पढ़ाया था, advise the client to measure, बोलो yes or no, advise the client to measure, बोलो yes or no, measure her body weight, उसको अपना बॉडी वेट नापना है फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली। क्यों बॉडी वेट फ्रीक्वेंटली क्यों नापना है? क्योंकि अगर बॉडी वेट बढ़ रहा है 2 किलोग्राम से ज्यादा 1 महीने में, और सप्ताह में आधा किलो से ज्यादा, तो इंडिकेट कर रहा है कि फ्लूइड इज एस्केपिंग इनटू द इंटरस्टेशियल स्पेस, बोलो यस और नो। और कहीं ना कहीं उसके प्रोटीन का लेवल ब्लड में कम हो रहा है तो कॉम्प्लिकेशन आने का खतरा, बोलो यस और नो। एंड इट कैन आल्सो चेंज कन्वर्ट इनटू एक्लेम्पसिया। तो बॉडी वेट के लिए आपको सलाह दी, बोलो यस और नो, हाँ या ना। दूसरी बात, आपको ये बोलना है कि हाई प्रोटीन डाइट, भाई अंडे खाओ, मीट खाओ, जितने खा सकते हो, धर्म को छोड़ दो, धर्म की बातें मत करो, और हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैलोरी डाइट, बोलो यस और नो।
हाई कैलोरी डाइट, हाई फाइबरस डाइट, बोलो यस और नो। हाई कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट, कॉन्स्टिपेशन ना हो तो ये बोलना है। हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट, ये आपको बोलना है, बोलो यस और नो। आपको क्या बोलना है औरत को कि प्रोटीन अंडे खूब खाओ, मीट खूब खाओ, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट तो आप कह सकते हो लेना ही है, और साथ में अंडे मीट खाएं तो उसके प्रोटीन सप्लीमेंट पूरा होगा, यानी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और कहीं ना कहीं एडिमा से बच सकते हैं। और हाई कैलोरी डाइट यानी एनर्जी का लेवल बरकरार है। तीसरा आप उस औरत को क्या बोलेंगी, हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैलोरी डाइट के अलावा आप कह सकते हो फाइबर डाइट के अलावा, उसको ये बोलना है बहन जी आपके पाँव में सूजन आ रही है तो थोड़ा सा, क्योंकि इडिमा हो सकता है, तो आपको ये बोलना है बहन जी थोड़ा सा पैरों के नीचे तकिया लगा लें, एलिवेट द लेग्स, बोलो यस और नो। एलिवेट द लेग्स, हाँ या ना। लेग्स के लिए आप कह सकते हो लेग्स को एलिवेट करें पैरों के नीचे, बोलो यस और नो, हाँ या ना। रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, प्रॉपर रेस्ट करें, बोलो यस और नो। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, प्रॉपर आराम करें, इम्यूनिटी मजबूत होगी, और साथ ही साथ सोए, है ना, इम्यूनिटी मजबूत होगी, बोलो यस और नो। काम नहीं करे, क्योंकि मैं तो ये बोलूंगा प्रॉपर की बजाय कंप्लीट रेस्ट ज्यादा बढ़िया है। कंप्लीट रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट, यस। क्यों? अगर खड़ी रहेगी तो वीनस रिटर्न कम होता है, और वीनस रिटर्न कम होता है तो सूजन और ज्यादा आता है। कंप्लीट रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट के लिए बोले कि अब आप नॉर्मल नहीं है, आप हाई रिस्क प्रेग्नेंट क्लाइंट है, तो आपको कंप्लीट रेस्ट करना है, बोलो यस और नो। और साथ ही साथ आपको कहना है कि समोरा दरवियर आराम से दिन में 2 घंटे और रात को 8 घंटे तो सोए। कंप्लीट रेस्ट एंड आप कह सकते हो प्रॉपर स्लीप, बोलो यस और नो। कंप्लीट रेस्ट एंड प्रॉपर स्लीप। और क्या बोलना है बहन जी, एक सलाह और मान लो, अगर आपको सलाह माननी है तो 10 गुड, कितने हो गए थे, यस 4। पांचवा कि एक काम और करना कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोना है, यस यस यस। एडवाइस द क्लाइंट, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन लिख लेना, नहीं है तो उधार मांग लेना, नहीं है तो भी उधार मांग लेना, अगर किसी के पास हो छीनना तो मत। 10 लेडीज एंड मैन, बंदो और बांधो, कोई भी प्रेग्नेंट क्लाइंट आए, चाहे नॉर्मल आए चाहे प्री-एक्लेम्सिया वाला आए, तो कहीं ना कहीं इंफीरियर वेना केवल कंप्रेशन के चांसेस रहते हैं, इंफीरियर वेना केवल कंप्रेशन सिंड्रोम। तो आपको एडवाइस द क्लाइंट, क्लाइंट को एडवाइस करना है, बोलो यस और नो, टू स्लीप, है ना, सोने के लिए इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन, बोलो यस और नो। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, दैट्स गुड, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोने के लिए आपको बोलना है। सबसे बढ़िया जो पोजीशन है सोने के लिए प्रेगनेंसी में, वो आपकी लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना। ये तो हर औरत को, जब आप CHO बन जाओ तो हर औरत को सेकंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना बच्चे का वजन होता है। मैंने आपको बताया होगा कि आप जानते होंगे, ये औरत की आप कह सकते हो रीढ़ की हड्डी है, बोलो यस और नो। ये औरत की रीढ़ की हड्डी है, ओके लेट्स, ओके आप कह सकते हो समरोदरवियर, ओके ये वर्टिब्रे हैं, है ना, वर्टिब्रे, दैट्स गुड, ओके। और ये औरत का ग्रेविड यूट्रस है, बोलो यस और नो, हाँ या ना। ये ग्रेविड यूट्रस है, समथिंग लाइक दिस, बोलो यस और नो। और यहाँ पर आप कह सकते हो समरोदरवियर बच्चा है, ओके ओके ये बच्चा है ना, ओके दैट्स गुड, और बच्चा है, और ये एमनियोटिक फ्लूइड है चारों तरफ, बोलो यस और नो। और ये इंफीरियर वेना केवा है, आप कह सकते हो इंफीरियर वेना। तो अगर सुपाइन पोजीशन में सोएगी तो इंफीरियर वेना केवा दब सकती है, आप कह सकते हो IVC कंप्रेशन सिंड्रोम, इंफीरियर वेना केवल कंप्रेशन सिंड्रोम, IVC कंप्रेशन सिंड्रोम, आप कह सकते हो समरोदरवियर IVC कंप्रेशन सिंड्रोम, इंफीरियर वेना केवल, बोलो यस और नो, इंफीरियर वेना केवल कंप्रेशन सिंड्रोम, केवल कंप्रेशन सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, बोलो यस और नो, कंप्रेशन सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोने के लिए बोलो यस और नो, हाँ या ना, हाँ या ना आप कह सकते हो। और आप कह सकते हो कि बिल्कुल साइकोलॉजिकल, आप कह सकते हो उसको क्या क्या सपोर्ट देंगे समरोदरवियर, लुक एट दिस, कि
साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते रहें, यस और नो, ये कॉमन चीजें हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता रहे, यानी उसका ढांढस बताते रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। दस को साथ ही साथ कीगल्स एक्सरसाइज, आपको ये भी सलाह देना अगर औरत का ट्राइमेस्टर में, तो कीगल्स एक्सरसाइज के लिए भी आप सलाह दे सकते हैं। कीगल्स एक्सरसाइज बोलो यस और नो, कीगल्स एक्सरसाइज के लिए भी सलाह दे सकते हैं। लुक एट दिस, देखिए, यानी नॉर्मल कीगल्स एक्सरसाइज के लिए, ये सारी कीगल्स एक्सरसाइज है आपके, ये नॉर्मल प्रेग्नेंट क्लाइंट में भी आप सलाह दे सकते हैं। आप कह सकते हो समोरा दरवियर, लुक एट दिस, यानी ये वाली एक्सरसाइज देखिए, यानी बैक टिकी हुई है, पैर टिके हुए है ना, जो लोअर बैक और जो हिप एरिया है वो बीच में उठा हुआ है। तो कीगल्स एक्सरसाइज नॉर्मल प्रेग्नेंट क्लाइंट को भी बोलना है, और साथ ही साथ कीगल्स एक्सरसाइज आप प्री एक्लेम्सिया वाली औरत को भी बोल सकते है ना, क्योंकि अगर 8वां 9वां महीना है आप डिलीवरी के लिए क्यों प्रिस्क्राइब की जाती है कीगल्स एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में कीगल्स एक्सरसाइज क्यों प्रिस्क्राइब की जाती है एक्सरसाइज? तो इसका आंसर होगा आपका टू स्ट्रेंथन द पेरिनियल मसल्स सो दैट डिलीवरी कुड बी फैसिलिटी। बोलो यस और नो। तो कीगल्स एक्सरसाइज क्यों सलाह दी जाती है? टू स्टेप। अब तुम कहोगे सर एक तरफ तो कंप्लीट बेड रेस्ट बोल रहे हो, हम बेड रेस्ट का मतलब अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, ज्यादा देर तक खड़ी ना हो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, ज्यादा देर तक खड़ी ना हो, पर एक्सरसाइज 10 15 20 मिनट आधा घंटा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्योंकि अगर ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर, मैंने बोला ना ये 20 वीक के बाद होता है प्री-एक्लेम्सिया, ज्यादातर थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है 28 वीक के बाद। तो अगर 34-36 वीक है तो डिलीवरी का टाइम आ गया है, 1-2 वीक 3-4 वीक 32-33 वीक है तो कहीं ना कहीं नॉर्मल अगर डिलीवरी हुई, बोलो यस और नो, हाँ या ना? वैसे तो प्री-एक्लेम्सिया हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, वी शुड अवॉइड नॉर्मल प्रेगनेंसी। आपका काम ये ध्यान रख लेना, अगर प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया है तो आपको तो रेफर करना है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी। ये आप कह सकते हो एक तरीके से सिजेरियन के लिए मैं आपको ये बोलूंगा रिलेटिव इंडिकेशन, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है कि बिल्कुल आपको सिजेरियन करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। प्री एक्लेम्सिया में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, पर आप तो सीएससी पर काम करोगे, सॉरी पीएससी पर काम करोगे या फिर सब सेंटर पे, तो आप तो प्री एक्लेम्सिया का क्लाइंट आते ही रेफर करते हैं। दैट्स गुड। तो कीगल्स एक्सरसाइज है टू फैसिलिटेट, बोलो यस और नो, फैसिलिटेट, सॉरी टू स्ट्रेंथन, बोलो यस और नो, टू स्ट्रेंथन द पेरिनियल मसल, टू स्ट्रेंथन STRNGTH, बोलो यस और नो, टू स्ट्रेंथन द पेरिनियल मसल्स, मजबूत करने के लिए पेरिनियल मसल्स को मजबूत करने के लिए, सो दैट डिलीवरी कुड बी फैसिलिटेट, डिलीवरी सुविधाजनक हो, आसान हो, है ना? सो दैट आप कह सकते हो डिलीवरी या लेबर, सो दैट लेबर कुड बी इजीली कंडक्टेड, या आप कह सकते हो लेबर कुड बी, आप कह सकते हो इजीली फैसिलिटेट, कुड बी फैसिलिटेट, बोलो यस और नो, फैसिलिटेट हो सके, तो फैसिलिटेट दैट्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भगत जनों में क्या कहना चाहो, कीगल्स एक्सरसाइज को बताई जाए। तो ये आपका प्री एक्लेम्सिया की बात है, बोलो यस और नो। तो प्री एक्लेम्सिया की बात हुई आपका, यानी शुरू से हल्का सा 1 सेकंड में मैंने क्या बोला, प्री एक्लेम्सिया की डेफिनेशन बताई मैंने। इट इज ए मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ अननोन इटियोलॉजी, इटियोपैथोजेनेसिस, characterized by hypertension and proteinuria with presence or absence of edema, और वो भी 20 वीक के बाद, बोलो यस और नो। और हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन्यूरिया प्लस माइनस एडिमा देखने को मिल सकता है। फिर मैंने रिस्क फैक्टर बताए, प्राइमी ग्रेविडा जिसमें एल्डरली या यंग, जल्दी हम एक्लेम्सिया की बातें करेंगे, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया, ओबेसिटी, बीएमआई 35 से ज्यादा हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, आइडेंटिफॉर्म मोल हो, ड्यूनिया मल्टीपल प्रेगनेंसी हो एंड ओल्ड। प्री एक्लेम्सिया माइल्ड और सीवियर दो ग्रुप में बांट सकते हैं। हाइपरटेंशन अगर 140/90 से ज्यादा हो, लेकिन 160 आप कह सकते हो 100 से कम हो, माइल्ड, और अगर 160/90 से ज्यादा हो तो सीवियर, और 5 से 15% में इंसिडेंस में देखने को मिल सकता है। प्राइमरी ग्रेविडा में 10% और पैरासूमेन में 5% केसेस में देखने को मिल सकता है। प्रोटीन यूरिया 0.1 ग्राम पर लीटर, रेस 0.3 ग्राम पर लीटर प्लस, यानी माइल्ड है, 1.0 ग्राम पर लीटर है उससे ज्यादा है तो मॉडरेट, और प्लस और आप सीवियर बोल सकते हो 10 से ज्यादा। मैनेजमेंट लेविटालोल जो कि बीटा ब्लॉकर है, मेटाइडोपासिनेस पे काम करती है। प्रोटीन सप्लीमेंट, नर्सिंग रोल बता दिए, CHO रोल बता दिए। एडवाइज द क्लाइंट मेजर हर बॉडी वेट फ्रीक्वेंटली,
high protein diet, high calorie diet, high fiber diet और elevate the legs, complete rest and sleep और आप कह सकते हो advise the client to sleep in left lateral position, ये important है। बोलो yes or no? साइकोलॉजिकल सपोर्ट, कीगल्स एक्सरसाइज एंड सो ऑन, ये आप कह सकते हो। अगला मेरा टॉपिक है, आप कह सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्लेम्सिया। बोलो यस और नो? एक्लेम्सिया। अगर एक्लेम्सिया का मतलब क्या है, समोरदर भी है, लुक एट दिस एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया का मतलब क्या है कि अगर प्री एक्लेम्सिया प्लस हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया प्लस सीजर, अगर सीजर्स आने लग जाए, वी कैन कॉल इट एक्लेम्सिया, उसको एक्लेम्सिया बोल सकते हैं। बोलो यस और नो? ओके, तो अगर लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधव भगत जनों, तो लेडीज एंड मैन प्री एक्लेम्सिया प्लस, यानी प्री एक्लेम्सिया था पहले, यानी प्री एक्लेम्सिया का मतलब हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन इंजुरिया तो था ही था, तो प्री एक्लेम्सिया कैरेक्टराइज्ड बाय, या इट इज वन ऑफ, इट इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ, वैसे भी आप जानते हो प्री फाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, ऐसे ही प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया से पहले की कंडीशन, प्री एक्लेम्सिया से ज्यादा खतरनाक है एक्लेम्सिया। ओरिजिनल डिसऑर्डर तो एक्लेम्सिया ही है, पर प्री एक्लेम्सिया तो वार्निंग एक तरीके से की सीजर्स आने वाले, तो प्री एक्लेम्सिया प्लस सीजर्स, अगर आप कह सकते हो सीजर्स आ जाए, बोलो यस और नो, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो समोरदर भी है, दिस कंडीशन इज नोन एज एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया। और रिस्क फैक्टर यूं की यूं ही बरकरार है, बोलो यस और नो? रिस्क फैक्टर जो कि तो ही बरकरार है, प्राइमी ग्रेविडा एंड ऑल दिस थिंग्स, यानी रिस्क फैक्टर की मैं बात करूं तो प्राइमी ग्रेविडा जो थे वो बरकरार है, समोरदर भी है, प्राइमी ग्रेविडा अगर एक आए तो, बोलो यस और नो? प्राइमी ग्रेविडा, बोलो यस और नो? कहानी को आगे बढ़ाते हैं बंधु और बांधव भगत जनों, अगर मैं बात करूं, इसमें हम बात करेंगे जो मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट आपको इतना याद रखना है कि इसमें लेविटालोल नहीं देते हैं, दे सकते हैं, पर जो सीजर्स को रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है कंट्रोल करने के लिए, वो आपका मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जो डीओसी है यहाँ पर, वो आपका डीओसी है, वो मैग्नीशियम सल्फेट है, ड्रग मैग्नीशियम सल्फेट, हाँ या ना? और साथ में आप लेविटालोल भी दे सकते हैं बीपी को कम करने के लिए, और यस और नो? लेविटालोल भी दे सकते हैं ऑफ कोर्स बीपी को कम करने के लिए, पर जो मेन है वो मैग्नीशियम। तो एक ड्रग पूछे तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट बताना है, मैनेजमेंट, बोलो यस और नो? मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक, या आपको इसकी थेरेप्यूटिक रेंज, यानी मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में आपको क्या क्या आने चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में क्या क्या आने चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट की थेरेप्यूटिक रेंज, बोलो यस और नो? हाँ या ना? कहने का मतलब डोज की भी हम बात करेंगे, थेरेप्यूटिक रेंज, थेरेप्यूटिक जो रेंज है वो आपकी थेरेप्यूटिक रेंज है वो 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट, दैट्स गुड, थेरेप्यूटिक रेंज, बोलो यस और नो? तो जो थेरेप्यूटिक रेंज है वो आपकी थेरेप्यूटिक रेंज रहती है 4 to 7, 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट, आप कह सकते हो समोरदर वियर, बोलो यस और नो? 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर ml समथिंग, तो 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर ml, तो ये इसकी थेरेप्यूटिक रेंज है, इसी रेंज में रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बोलो यस और नो? और जो डोज है, यानी आपको जो डोज देनी है, सबसे पहले देनी है लोडिंग डोज, और जो लोडिंग डोज होगी वो आपकी होगी मैग्नीशियम सल्फेट की, जो लोडिंग डोज होगी मैग्नीशियम सल्फेट की वो होगी शुरू में 4 ग्राम, पॉइंट टू बी नोटेड मी स्टूडेंट, जो लोडिंग डोज होगी वो 4 ग्राम होगी, 4 ग्राम, और वो 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये एक साफ साफ नोट है कि 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट अगर आप लोडिंग डोज देते हैं, बोलो यस और नो? और आईवी दी जाती है, आईवी दी जाती है ओवर 3 to 5 मिनट, स्लोली 3 to 5 मिनट, 3 से 5 मिनट में दी जाती है आईवी, आप कह सकते हो 4 ग्राम, आप कह सकते हो 20% आईवी ओवर 3 to 5 मिनट, बोलो यस और नो? तो 3 से 5 मिनट में स्लोली दी जाती है, फॉलोड बाय आप कह सकते हो 10 ग्राम डीप आईएम, बोलो यस और नो? इन ईच बटक्स, आप कह सकते हो 5 ग्राम इन ईच बटक्स, बोलो यस और नो? फॉलोड बाय आप कह सकते हो समोरदर वियर, पहले आईवी देंगे, फॉलोड, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो फॉलोड बाय 10 ग्राम, बोलो यस और नो? आईएम 10 ग्राम आईएम, बोलो यस और नो? डीप आईएम, और वो भी आईएम भी गहराई में,
आप कह सकते हो कि ग्लूटियस में लगाओगे तो गहराई में। और इंटरेस्टिंग बात है 5 ग्राम इन ईच बटक्स, तो ये एक क्वेश्चन है 5 ग्राम इन ईच बटक्स, ये आपके क्वेश्चन है इन ईच बटक्स। हर बटक्स में, दोनों बटक्स में आपको ग्लूटियस में दोनों तरफ लगाना है और 5 है। अगर कोई मेरी बात से सहमत हो तो बिल्कुल ऑफ कोर्स कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि एक्लेम्सिया में बस इतना याद रखना है, प्री एक्लेम्सिया जैसा ही वो इस रिस्क फैक्टर होंगे, बस केवल एक आप कह सकते हो कि सीजर्स आए। तो सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए आप कह सकते हो बंधु और बांधो, सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो बंधु और बांधो भगतजनों, मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हो। और मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम सल्फेट और लेविटालोल दोनों देते हैं। लेविटालोल टू कंट्रोल हाइपरटेंशन, यानी आप कह सकते हो टू डिक्रीज हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए देते हैं। और यस और नो। और मैग्नीशियम सल्फेट का जो थेरेप्यूटिक रेंज है वो 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर ml होता है समूह द्रव्य, तो 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर ml। जो लोडिंग डोज होती है वो 4 ग्राम होती है, 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल एक बोल्ड लाइन भी लिखा हुआ है बुक्स में कि 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आईवी यानी जो शुरू में डोज देंगे वो आप कह सकते हो समूह द्रव्य, जो शुरू में डोज देंगे वो आपकी होगी 4 ग्राम 20% जो सोल्यूशन है वो आईवी ओवर 3 to 5 मिनट, फॉलोड बाय 10 ग्राम डीप आईएम। अब गहराई में आईएम इंजेक्शन लगाना है और 10 ग्राम का लगाना है मैग्नीशियम सल्फेट का, और 5 ग्राम इन ईच बटक्स में। अरे बोलो तो सही। फिर मेंटेनेंस डोज आगे अगर बात करें तो यानी आईवी दे दिया 3 से 5 मिनट में, उसके कुछ देर बाद तुरंत आईएम दे दिया दोनों बटक्स में। अरे बोलो तो सही। फिर मेंटेनेंस डोज, बोलो यस और नो। मेंटेनेंस डोज, मेंटेनेंस डोज, मेंटेनेंस डोज, बोलो यस और नो। मेंटेनेंस डोज, तो मेंटेनेंस डोज आपकी रहती है 5 ग्राम, 5 ग्राम रहती है एवरी 4 आवर, बोलो यस और नो। एवरी 4 आवर, हर 4 घंटे में, हर 4 घंटे में, यानी सुबह 9 बजे अगर आपने आईवी प्लस दोनों बटक्स में दिया था, हर 4 घंटे में देनी है। इन अल्टरनेटिव बटक्स, यानी एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, इन अल्टरनेटिव बटक्स, बोलो यस और नो। इन ऑल्टरनेटिव बटक्स, बोलो यस और नो। ऑल्टरनेटिव बटक्स, ऑल्टरनेटिव बटक्स में देनी है समूह द्रव्य। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 5 ग्राम आप कह सकते हो एवरी 4 आवर्स इन ऑल्टरनेटिव बटक्स, बोलो यस और नो, हाँ या ना, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये आपको याद रखना है 10 दिन। तो थेरेप्यूटिक मैंने जो आपको बताया था, प्रोबेबली लिटिल बिट कंफ्यूजन, दिस शुड बी आप कह सकते हो लीटर, यस। जो थेरेप्यूटिक रेंज होता है, सॉरी, तो दिस शुड बी लीटर, ये लीटर होता है पर लीटर। 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, दिस इज ट्रू, यानी 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसका थेरेप्यूटिक रेंज है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये थेरेप्यूटिक रेंज क्यों देखना है कि 4 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 4 से कम इसका लेवल हुआ मैग्नीशियम सल्फेट का है, मैग्नीशियम का, तो इफेक्ट नहीं आएगा। 7 से ज्यादा है तो टॉक्सिसिटी आ सकती है। तो आपको ये रेंज देख के चलना है 4 से 7, क्योंकि अगर 4 से कम है तो इफेक्ट कम आएगा, सीजर्स हो सकता है समूह द्रव्य। ओके, अगर 7 से ज्यादा है तो टॉक्सिसिटी, बोलो यस और नो। तो मेरा अगला टॉपिक यही है, टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अगर टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 की टॉक्सिसिटी ये कब देखने को मिलती है? अगर मैग्नीशियम सल्फेट का लेवल 7 से ज्यादा हो, यानी 7 मिली इक्विवेलेंट, बोलो यस और नो, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो तो टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। क्या क्या देखने को मिल सकती है? पहला आप कह सकते हो लॉस ऑफ DTR, है ना, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, यानी टेंडन रिफ्लेक्स नहीं रहेंगे। लॉस ऑफ DTR, डीप टेंडन रिफ्लेक्स नहीं होंगे। अरे बोलो तो सही। दूसरा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, आप कह सकते हो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, बोलो यस और नो। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यानी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो दूसरा इसका हो गया रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या डिक्रीज रेस्पिरेटरी, बोलो यस और नो। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आप कह सकते हो समूह द्रव्य, डिक्रीज आप कह सकते हो रेस्पिरेटरी रेट। नॉर्मली 16 से 20 होती है, पर 12 से 16 के बीच में 15-16, 15-16, पर 12 से कम नहीं होनी चाहिए, उसको ब्रेडिप्निया बोलते हैं। और 20 से ज्यादा होती है टैक्टिप्निया। तो रेस्पिरेटरी रेट 12 से कम हो जाएगी, यानी लेस देन 12 पर मिनट, यानी 12
पर मिनट से कम हो जाएगी। आप जानते हैं जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है, आज ही आपको वाइटल साइन पढ़ाया गया होगा, 12 से 20 होती है। आइडियल 15-16 होती है, 15-16 जो हम 1 मिनट में श्वास लेते हैं। पर अगर ये 12 से कम हो जाए तो ब्रेडिप्निया और 20 से ज्यादा हो जाए टैकीप्निया, तो यहाँ पर ब्रेडिप्निया देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यूरिन आउटपुट भी कम देखने को मिलेगा। और यूरिन आउटपुट जो देखने को मिलेगा, टॉक्सिसिटी की बातें बता रहा हूँ, यूरिन आउटपुट भी कम देखने को मिलेगा। और यूरिन आउटपुट कम देखने को मिलेगा लेस देन 30 ml पर आवर, लेस देन 30 ml आप कह सकते हो पर आवर। 1 घंटे में 30 ml से कम, तो आप कह सकते हो ये अगर यूरिन आउटपुट आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी आप कह सकते हो कि ऑल्ट्रेशन है। और O2 सैचुरेशन, हो आप कह सकते हो O2 सैचुरेशन को भी मॉनिटर करना है। और आप कह सकते हो O2 सैचुरेशन 95 से कम आ सकते हो सैचुरेशन, बोलो यस और नो, सम टाइम इवन। तो O2 सैचुरेशन भी, क्योंकि रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा 12 से कम होगी, तो O2 सैचुरेशन लेस देन 95%, जनरली 96, 97, 98 ये चलता रहता है। पर अगर 95 से कम आता है तो O2 सैचुरेशन भी। चेस्ट पेन हो सकता है, बोलो यस और नो, चेस्ट पेन हो सकता है। साथ ही साथ आपका सम और अदर वेयर चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, यानी अगर ज्यादा रेंज में हो जाए तो आप कह सकते हो हार्ट ब्लॉक हो सकता है। और साथ ही साथ आप कह सकते हो पल्मोनरी इडिमा हो सकता है, बोलो यस और नो, पल्मोनरी इडिमा देखने को मिल सकता है। दैट्स गुड, तो ये देखने को मिल सकता है। तो ये टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी के साइन है। मैग्नीशियम सल्फेट का अगर लेवल 7 से ज्यादा हो तो आपको ये सारी टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है, बोलो यस और नो, हाँ या ना। दैट्स गुड। अगर 7 से ज्यादा हो तो नोट करना, सबसे पहले 7 से ज्यादा होगा तो ये देखने को मिलेगा, सुनना, अगर 7 से ज्यादा है तो ये देखने को मिलेगा, बोलो यस और नो, पर लीटर। और अगर 10 से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 से ज्यादा है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सम और अदर वेयर, लेट मी सी वन मोर टाइम। ओके, अगर 10 से ज्यादा है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, अगर 10 से ज्यादा है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, बोलो यस और नो। और अगर 25 से ज्यादा है तो आपको कार्डियक अरेस्ट भी देखने को मिल सकता है। अगर इसका थेरेपेटिक रेंज 25 से ज्यादा है तो कार्डियक अरेस्ट भी देखने को मिल सकता है। कार्डियक अरेस्ट, बोलो यस और नो, कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट अगर 25 से ज्यादा पहुंच गया इसका लेवल तो आप कह सकते हो सम और अदर वेयर 25 से ज्यादा है 25 मिली इक्विवेलेंट, बोलो यस और नो, और पर लीटर, तो आपको कार्डियक अरेस्ट भी देखने को मिल सकता है। ओके, अगर टॉक्सिसिटी हो गई है तो एंटीडोट आपको साथ में रखना है। और एंटीडोट आप जानते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो इसका एंटीडोट होगा वो आप जानते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ये भी क्वेश्चन पूछने को या देखने को मिलता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, हाँ या ना। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आज तक तुम्हारे नर्सिंग इतिहास में, या क्या क्या पूछे जाते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में पूछे जाते हैं, एक्लेम्सिया के बारे में इतना आपको याद रखना है। अरे बोलो तो सही, एक्लेम्सिया के बारे में आपको इतना याद रखना है बंधु और बांधवजनों कि प्री एक्लेम्सिया प्लस सीजर्स, अगर प्री एक्लेम्सिया और साथ में सीजर्स आए, ग्रैंड मैल सीजर्स, बोलो यस और नो, तो आप कह सकते हो। और सम और अदर वेयर ज्यादातर ये प्राइमरी ग्रेविडा में देखने को मिलती है। ओके, मैनेजमेंट मैग्नीशियम सल्फेट प्लस लेविटालोल। और जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछने को देखने को मिलते हैं वो मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। मैग्नीशियम सल्फेट की थेरेपेटिक रेंज 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यस यस यस। लोडिंग डोज 4 ग्राम शुरू में देनी है और उसके तुरंत बाद ये आईवी देनी है 3-4 मिनट में, स्लोली 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉलोड बाय 10 ग्राम डीप आईएम देना है 5 ग्राम इन ईच बटक्स, दोनों बटक्स में 5-5 ग्राम देने हैं। ओके, मेंटेनेंस डोज 5 ग्राम एवरी 4 आवर्स इन अल्टरनेटिव बटक्स, यस यस यस। 4 घंटे बाद लेफ्ट में, अगले 4 घंटे बाद राइट में, फिर अगले 4 घंटे बाद लेफ्ट में। टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट मोर देन 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। लॉस ऑफ डीटीआर, अगर इसका रेंज आप कह सकते हो 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो तो डीटीआर लॉस हो सकता है, डीप टेंडल रिफ्लेक्स। और अगर 10 से ज्यादा हो तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 25 से ज्यादा हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल सकता है। जो एंटीडोट है वो आपका समोरादर्वी है और कैल्शियम ग्लूकोनेट है, तो एंटीडोट आप याद कर सकते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट, बोलो यस और नो। दूसरी बात,
मैग्नीशियम सल्फेट को तब तक देते रहना है। कब तक देते रहना है? जब तक बच्चे की डिलीवरी ना हो जाए, यानी जब तक बच्चा बाहर डिलीवर ना हो जाए, यानी डिलीवरी ना हो जाए। और तो और डिलीवरी के 24 घंटे तक, पॉइंट बी नोटेड बी स्टूडेंट, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लिख लो, क्योंकि अगर एक्लेम्सिया डायग्नोस लग गया तो हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करते, हम तुरंत टर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं, इमीडिएट टर्मिनेट। बोलो यस और नो? प्रिपेयर रूट ऑफ कोर्स सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन प्रीफर करेंगे, पर कब तक देना है ना? आपने सुना होगा, तो जब तक है बच्चा औरत के यूटरस के अंदर, जब तक है 24 घंटे डिलीवरी के बाद। तो नोट, ऑलवेज रिमेंबर, कंटिन्यू मैग्नीशियम सल्फेट एडमिनिस्ट्रेशन, मैग्नीशियम सल्फेट एडमिनिस्ट्रेशन। बोलो यस और नो? एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ या ना? हाँ या ना? आप कह सकते हो 24 आवर्स आफ्टर। अब आपको तो ऐसे लगता होगा कि औरत के सीजर्स आ रहे थे, डिलीवरी करवा रहे हो, अगर पीएससी पे हो तो, या फिर अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो, चलो बच्चा जन्म ले लिया, सिजेरियन एंड नॉर्मल डिलीवरी व्हाटएवर, ज्यादातर सिजेरियन है, आपने पसीने पहुंचे कि चलो भाई ये तो आफत आ गई थी, बढ़िया है, आफत गई, है ना? ऐसे ही सेंटेंस सुनने को मिलते हैं, चलो भाई बढ़िया है, बढ़िया है, दैट्स गुड, है ना? और पैर पे पैर रख के चाय पी रहे हो, कुर्सी बैठ के, आ जाओ कंपाउंडर साहब, आ जाओ डॉक्टर साहब, चाय पियेंगे, है ना? दैट्स गुड। नहीं, 24 आवर कंटिन्यू मैग्नीशियम सल्फेट एडमिनिस्ट्रेशन इवन आफ्टर, है ना? आप कह सकते हो 24 आवर, अप टू, आप कह सकते हो अप टू 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। बोलो यस और नो? आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद, या सीजर्स, लास्ट सीजर और लास्ट सीजर, यानी आप कह सकते हो कई बार क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट देते रहते हैं तो भी सीजर्स आते हैं, पर सीजर्स को आए हुए डिलीवरी और लास्ट सीजर। बोलो यस और नो? हाँ या ना? तो लास्ट सीजर आया था तो उसके 24 घंटे तक देते रहना है। अब 24 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, अब सीजर्स नहीं आएंगे। बोलो यस और नो? हाँ या ना? तो अब सीजर्स नहीं आएंगे। तो ये साफ साफ लिखा है कि कब तक आपको कंटिन्यू करना है, कि अप टू 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के 24 घंटे तक, और लास्ट सीजर, जो लास्ट सीजर आया था उसके 24 घंटे तक नोट करना है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी होते ही कुछ नहीं होना है, डिलीवरी के 48 घंटे तक, पर्टिकुलरली 24 घंटे तक, 24 से 48 घंटे तक सीजर का खतरा है। तो ये भी एक क्वेश्चन है समोरदर वियर, बिकॉज आप कह सकते हो समोरदर वियर, क्यों ऐसा क्यों करते हैं कि दैट्स गुड, बिकॉज अगर डिलीवरी हो गई, बच्चा बाहर निकल गया, तो भी आप कह सकते हो देयर इज चांसेस ऑफ, या देयर इज रिस्क ऑफ रिकरेंट सीजर। बोलो यस और नो? पहले सीजर आया था पर डिलीवरी करवा दी, अब डिलीवरी के बाद आप कह सकते हो रिकरेंट सीजर का खतरा रहता है। बोलो यस और नो? रिकरेंट सीजर, सीजर्स अप टू 24 आवर्स। बोलो यस और नो? अगर 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, 24 घंटे तक, 24 आवर्स डिलीवरी ऑफ फीटर, यानी 24 आवर्स। बोलो यस और नो? 24 आवर्स। अगर रेंज में हो तो 24 से 48 घंटे, क्योंकि 24 तक तो रहता ही रहता है, पर कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी देखने को मिलता है, तो 24 से 48 घंटे। तो 24 से 48 घंटे तक आप कह सकते हो कि खतरा रहता है 2 दिन तक। फिर अगर डिलीवरी के 2 दिन बाद सीजर्स का खतरा है। अरे बोलो तो सही, चैट ऑन कर दीजिए मेरे हिसाब से। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में मैंने बोला, दैट्स गुड। लेविटालोल की डोज 20 mg IV दी जाती है, दैट्स गुड, है ना? दैट्स गुड। तो आप सीख जाओगे 20 mg, दैट्स गुड, IV, है ना? दैट्स गुड। चैट ऑन कर लीजिए, दैट्स गुड, ओके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स ऑलरेडी 10 o'clock, वी शुड स्टॉप आवर क्लासेस, हमारी क्लास को रोकना चाहिए, दैट्स गुड। अगर कोई लिखना चाहे तो अच्छी बात है, वेटिंग, दैट्स गुड। ऐसा करना, कल पूछ लेना जो भी, ओके, हाँ या ना? एक बच्चे ने पूछा सर कैल्शियम क्यों नहीं दे सकते आयरन के साथ? आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है कैल्शियम, कैल्शियम दूध में होता है ना, तो दूध जब डिक्रीज करता है तो कैल्शियम भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, ये कॉमन सेंस की बात है ना? दैट्स गुड, ओके। 100 mg की टेबलेट है पर IV दे सकते हो आप 20 mg IV, दैट्स गुड, हाँ या ना? दैट्स गुड, नाइस नाइस, थैंक्स सर जी, थैंक यू, बहुत अच्छी बात। सर एग्जाम फिक्स हो गया क्या? अब यार क्यों परेशान होते हो? गुड नाइट, गुड नाइट, सो टेक केयर। सो विद माय फेवरेट डायलॉग, शनै पंथा, शनै गंथा, शनै पर्वत लांगनम,
शनै विद्या शनै वित्तम परचेतानि शुभम। थैंक यू फॉर अटेंशन। वी विल मीट वेरी सून। और सुनना, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, आप बेल आइकन दबा देना। क्यों? क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती। हो सकता है आप कह सकते हो जैसे आज 7 बजे क्लास हो गई थी, तो कभी कभी क्लास का टाइम चेंज हो जाता है। तो क्लास का टाइम चेंज हो जाता है तो बेल आइकन दबा देना, ताकि आपके पास, लाइक करो मत करो, डिसलाइक करो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग। बी क्लेवर। बस आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप कह सकते हो कि आपको सूचना मिल सके, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि आपको सूचना मिल सके। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट, वी विल मीट टुमारो, हैव ए गुड नाइट, ग्रेट नाइट, थैंक यू। I'll help you. Tony? MS? Mahi is fine. अब मुझे ड्रिल कर। Simply आपको ऐसे उठना है, go back, come here, you come here. बेटा तुम क्रिकेट खेलो, वी नो इट्स योर पैशन बेटा, लेकिन तुम्हें पता है ना पापा चाहते हैं कि तुम कुछ बड़ा करो, तो क्रिकेट खेलते खेलते पढ़ाई से ध्यान कम मत करो। क्या है? आज तेरा दिमाग कहाँ है? एक्सपर्ट बनना है ना, तो फोकस कर और बाकी सब भूल जाओ। कैसे? ऐसे। परसों सिलेक्शन है, पता नहीं पापा जाने देंगे कि नहीं। हेलो धोनी। हेलो मिस्टर प्रधान, आपके बेटे में एक अलग सा जुनून है, मैंने देखा। खेलने दीजिए उसको। बट उसे तो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, जो तो इसी से बनेगा ना। और वैसे भी प्रोफेशनली खेलने के लिए तो बहुत पैशन की जरूरत होती है। किसने बोला आपको कि उसमें पैशन नहीं है? मैंने 1-2 वीडियोस भेजे हैं आपको, आप देख लीजिए और खुद ही डिसाइड कीजिए। He's gifted them to you. All the best. सिलेक्शन हुआ? हो गया, डन। अब बड़ी मेहनत की बारी है, कल मिले। With passion, the possibilities are infinite. Oppo Reno 4 Pro. D infinite. Like the moments that we keep living by. सितारा वीडियो कब अपलोड कर रही हो? सिंगर हो, स्टार नहीं। नई स्टाइल एक्सपर्ट से लेते हैं। इज दैट मिंत्रा? सितारा के लिए नए से नए हैंड पिक ट्रेंड्स। वाओ, लव द स्टॉप। और मिंत्रा स्टूडियो पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर, मेरी फेवरेट इन्फ्लुएंसर। अब तुम्हारी स्टाइल ट्विन भी। कैन यू गो बैक? Kiara, I love your look here. Let's photo search. This is fab. Option ज़्यादा तो नहीं है ना? Hi.
हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो चलिए साथियों, एक बार और कि सिंधु में डुबकी गोताखोर लगाता है। सिंधु में डुबकी गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं यूं ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती। सब लोग लिख के बताओ कि कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रोज रात 8 बजे जैसे ही चांद निकलता है, सूरज छिपता है, तो ये क्लास तुम्हारे लिए हिंदी की चंद्रिका, चंद्र प्रभा जैसी एकदम तुरंत सामने आ जाती है और मौज लेके तुम लोग पढ़ते हो, आनंद में होके पढ़ते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आज के टेस्ट का है, जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो, जैसे तुम भी तो अंतर्यामी की पूछो, सब कुछ जानो हिंदी में, तो बताओ। देखिए, अज्ञ, अज्ञ से एक शब्द बनता है अज्ञानी। याद है ना, अज्ञानी अर्थात